मिसकंसेप्शंस है, बहुत फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन से इनफर्टिलिटी होता है। सो इनफर्टिलिटी एक ऐसी लाइन है ना कि मिथ से ही भरी पड़ी है। उसमें ऐसा था ना कि स्पर्म्स एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेड केसेस है क्या कि कहीं कहीं ऐसा हुआ हो? ऐसा हो भी सकता है। क्या क्या चीजें हैं कि जिससे इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड पहले तो 2-3 साल किसी को बच्चे नहीं चाहिए, फिर चाहिए तब तुरंत चाहिए। बस भूल जाओ और बाकी काम पे फोकस करो, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, फेमिनिस्ट ट्रोल करेंगे इस टॉपिक पे। अभी तो प्रेगनेंसी रखना एक टास्क हो गया है। सेक्स करने का समय नहीं है वैसे। हाँ, अभी समय नहीं है। राइट, ये तो मैंने तो बहुत ऐड में ऐसे देखा है कि आप 100% प्रेग्नेंट हो जाओ। मतलब हस्बैंड वाइफ में जो वाइफ होती है, वाइफ बहुत ही ज्यादा सफर करती है। वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस कंसेप्ट कि फीमेल को ब्लेम मत करो कि सब आपको उसी नजर से देखते कि यार 4 साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं किया आपने, आप तो बड़े ये हो। मैंने ये गोली ली थी और मेरा 1 ही महीने में हो गया। फिर वो गोली फिर पास ऑन कर दे। IVF एक्सपेंसिव होता है। कॉस्टली किसको कहते हो? कितने साइकिल्स IVF के कि बस अभी तक अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, नाउ यू शुड। नमस्कार दोस्तों, अनफिल्टर्ड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। WHO का डेटा कहता है कि 4 में से 1 कपल इनफर्टिलिटी का शिकार है, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी पे और उससे रिलेटेड जितने भी मिथ्स है, जितने भी फैक्ट्स है, क्या आपको जानना चाहिए, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। और मिथ्स जैसे कि टाइट अंडरवेयर पहनने से इनफर्टिलिटी होता है, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, या ज़्यादा मेस्टुर्बेशन से आपके इनफर्टिलिटी होती है, ज़्यादा जिम करने से आपकी इनफर्टिलिटी होती है। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे मिथ्स है जिनको आज हम कवर करेंगे। और आज के हमारे गेस्ट है द एक्सपर्ट ऑफ IVF, डॉक्टर ज्वल बैंकर। हेलो ज्वल। Hello, thank you so much for having me here and looking forward for a very nice conversation. वेलकम। सो ज्वल, आज मैं आपको ना एक थोड़ा अपना इसका फॉर्मेट समझा देता हूँ कि हम क्या करेंगे आज। Okay. आज हमारा ये जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो आपका एक्सपर्टीज है, इनफर्टिलिटी एंड द थिंग्स एंड डिजीज एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। हम स्टार्ट करेंगे आपके चाइल्डहुड से। Okay. विल talk about your medical college life, your PG life, then how you chose this profession, and then we'll shift to the IVF and the other related conditions, right? तो जैसे कि जितना मुझे पता है, you are 3rd generation gynecologist of your family, right? That's right. तो आपके दादाजी भी गायनेकोलॉजिस्ट थे, आपके पिताजी भी गायनेकोलॉजिस्ट और आप भी गायनेकोलॉजिस्ट। Yes. So being doctor kid, childhood was a difficult one कि privilege था? बहुत ट्रिक क्वेश्चन है एक्चुअली ये. My grandmother and grandfather both were gynecologists, Right. and both parents are also doctors. तो I mean, when you are growing up, स्कूल में होते हो तब you don't realize कि ये डॉक्टर्स अगर नहीं होते, कुछ और होते तो लाइफ कुछ अलग होती, कुछ ये होती. सो आई मीन वी वर वेरी कंटेंटेड, हैप्पी थे कि जो था. बट इट नाउ व्हेन वी थिंक अबाउट इट, वी फील दैट दे वर स्ट्रगलिंग. आई मीन एट दैट टाइम, कि सुबह काम पे पहुंच जाओ, शाम को आओ. सो दे, आई मीन वी यूज्ड टू स्पेंड लेस टाइम विद देम. ऑन द कॉन्ट्री, नाउ दैट वी हैव किड्स, हमें ऐसा लगता है कि वी वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद आवर किड्स. Yeah, right. तो उनको तब ऐसा होता ही होगा कि उनको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. Definitely. बट बिकॉज दिस वर्क, स्पेशली गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स, इज सो डिमांडिंग. उस जमाने में देयर आर वेरी फ्यू हॉस्पिटल्स. Right. तो वहाँ पे आई मीन कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चालू था. दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मेडिकल कॉलेजेस. तो रात को भी इमरजेंसीज आए, कभी भी आए, so they had to go. I mean, we used to spend less time, but it was not that less. I mean, we still have very fond memories trips पे जाते थे. And I mean, because I knew कि इतना, I mean, everybody was working hard. So I automatically knew that we had to work hard. ऐसा नहीं था कि कुछ ना करो तो चल जाए. So it was not that much कि इतना pressure हो हमारे पे. You automatically start doing more क्योंकि सब कर रहे. Right. So you take them as your role models and automatically follow what they are doing. So Right.
now when I think about it, I mean, I think it was I was very privileged to be raised in this family के ये कल्चर हमें मिला के वर्क सबका इंटरनली होता है. बट द अदर एस्पेक्ट इज दैट मुझे पहले से ऐसा ही था कि मैं डॉक्टर ही बनूं. वाओ. क्योंकि मैंने कुछ और देखा ही नहीं था एक्चुअली. ओके. आई मीन पता है रफली कि आर्किटेक्ट्स ये करते हैं बट वही हम कॉन्वर्सेशंस घर पे होती है, राइट, डॉक्टर रिलेटेड होती है या आई मीन समवॉट मेडिकल रिलेटेड टॉपिक्स. मतलब बचपन से देखा ही वही था. आई मीन सो राइट. फोर्थ फिफ्थ से तो ऐसा ही था कि नहीं बनना तो डॉक्टर ही है बिकॉज दे आर योर रोल मॉडल्स, राइट. यू ट्राई टू फॉलो योर पेरेंट्स. बीइंग मेल चाइल्ड, पिताजी हमेशा अपने रोल मॉडल होते ही है. राइट. आई मीन बोथ साइड्स. अगर वो नहीं होते डॉक्टर्स तो मैं क्या होता वो मुझे नहीं पता. राइट. सो यू नेवर थिंक अबाउट एनी अदर प्रोफेशन एज अ करियर. शायद एक दो बार बीच में ऐसा था कि पायलट बन जाऊं, ये बन जाऊं, बट आई मीन नॉट एक्चुअली. आई मीन मेडिकल लाइन में जाना है उतना तो सॉर्ट ऑफ पता ही था. राइट. सो कैसे आपके एमबीबीएस के दिन कैसे थे? तो मुझे तो पता ही है आप, बट फॉर द ऑडियंस. एमबीबीएस के दिन अच्छे फ्रेंड्स की वजह से बहुत मजेदार थे. राइट. पढ़ाई तो होती रहती थी बट आई मीन जो ग्रुप कॉलेज में बना, जो फ्रेंड्स कॉलेज में बनाए, जो मस्तियाँ कॉलेज में की, इसीलिए कहाँ 5-6 साल निकल गए पता नहीं चला. हाँ, जनरली लोगों को ऐसा होता है ना कि एमबीबीएस इज वेरी टफ, बट लोगों को ये नहीं पता होता है कि सबसे लंबा बैचलर प्रोग्राम है ये. 6 years. हाँ, तो आप जब अपने आपका बैचलर डिग्री कर रहे हो तो दैट इज एक्चुअली बेस्ट टाइम फॉर एवरीवन. अगर आप बीकॉम कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो या आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो आपका जो बैचलर टाइम होता है वो हमेशा एक स्पेशल उसका प्लेस होता है अपने हार्ट में कि दिस वाज माय बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ. तो आपने एमबीबीएस से क्या सीखा? एमबीबीएस में तो वो माइंडसेट ही अलग होता था कि ये लाइफ अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और एमबीबीएस में क्या था. आई मीन आई डोंट थिंक कोई रिलेशन ही है. राइट. एमबीबीएस में तो बस इट वाज जस्ट फन. सब पढ़ते थे, चलो पढ़ो, जब मस्ती करते चलो मस्ती करो. आई मीन कहाँ दिन निकल गए. आई मीन वी मिस दोस डेज. राइट. वी हैड अ बैंड. वी हैड बैंड. क्या नहीं किया. कल्ट फेस्ट किए, बैंड्स पे रहे, सारी बर्थडे सारी पार्टी सेलिब्रेट करी. गुड ओल्ड डेज. स्टिल आई मीन कॉलेज कभी भी जाते तो वी रिमेम्बर कि ये रूम्स हमारे थे. राइट. फन डेज. ट्रू. तो फिर जैसे ही एमबीबीएस खत्म हुआ तो मतलब ऐसा थोड़ा भी कोई सेकंड थॉट आया था क्या कि अदर देन ओबीजीवाई मैं ये कर लेता हूँ? जैसे इंटर्नशिप में भी गेट सो मच ऑफ एक्सपोजर ऑफ अदर स्पेशलिटीज, राइट? तो उस टाइम पे ऐसा कुछ आया कि नहीं यार चलो ये ऑर्थोपेडिक्स भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है या जनरल सर्जरी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं बस एक ही ऐसे एक फोकस्ड था कि नहीं आई वांट टू बिकम एन ओबीजीवाई? So one of the privileges of parents being doctors is कि मुझे थोड़ा एक्सपोजर पहले जानना था कि क्या क्या लाइंस है. तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप शाम को मैं बहुत सारी क्लिनिक्स विजिट करता था. अच्छा. तो कभी कोई सर्जन्स के साथ जाता था, कभी ऑर्थोपेडिक्स के साथ जाता था, कभी कोई आई स्पेशलिस्ट के साथ. सो बहुत सारी लाइन पे मैंने आई मीन बिकॉज दे आर फ्रेंड्स ऑफ माई फादर और आई मीन रिलेटेड इन सम वे, मैं जाके आई यूज्ड टू सी देयर operations, I used to sit in their OPDs. Right. क्या होता है because you are very new. I mean we know कि हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है कि ऑर्थोपेडिक में क्या होता है, पर वहाँ जाके देखो नहीं तब तक you don't know कि क्या होता है क्या नहीं. बाहर से तो सब अच्छा लगता है. हाँ, I mean सारी लाइन गोल्डन लगती है कि यहाँ जाते. Right. But मैंने डैड के साथ भी फिर बहुत बैठा हूँ. Right. And I loved this fact of I mean OBGY स्पेसिफिक नहीं है, मुझे पता ही था कि OBGY सिर्फ ओबीजीवाई नहीं करूंगा. अगर मैं जाऊंगा तो मुझे इनफर्टिलिटी में ही जाना है, बिकॉज दैट इज अ वेरी न्यू अपकमिंग लाइन, अपकमिंग इन दैट वे के बहुत एडवांसेस आ रहे. इट इज समवॉट रिलेटेड टू टेक आल्सो बिकॉज यू मेक एवरीथिंग, यू क्रिएट लाइफ इन द लैब. सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. और मुझे पहले से थोड़ा जेनेटिक्स में भी इंटरेस्ट था, राइट, बिकॉज आई मीन दिस होल थिंग ऑफ जेनेटिक्स इन इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन इज कमिंग अप. I mean for me that was the thing कि मुझे करना तो फिर यही है, because that is what interested me the most. Right. So I explored many branches even during my internship, even 1 year after my internship, just to finalize कि मुझे क्या आगे जाके करना है. But I think in the end I was quite sure जब मैं OBGY में enter हुआ
उसके पहले मुझे पता था कि मुझे प्रैक्टिस तो यही करना है. Right. So before entering PG, you took enough time to decide. Enough time. I Right. think that was a very necessary and an important step. Very true. इतना कर रहे हो, एक बार पीजी में चले गए, Now then there is no then looking there back. is no looking back. Very true. Very true. तो जैसे आपके पिताजी तो IVF में पहले से है ही, if I'm not wrong, Yeah. right? तो कितने साल से he is into IVF? I mean, he was the first few people in the country to start IVF. Right. पहले तो बहुत अलग टाइप का IVF होता था. I mean, it was very basic. It just started. So वो जर्मनी और सब वो टाइम पे भी जाके ट्रेनिंग लेके आए थे, and then he started things here. I think almost 45 years. 45 years. 45 years back. I mean, long time back. तब से उन्होंने 1980s, 1990s से चालू कर दिया ये. Right. And I mean, things have changed so much since then. So technology is an evolving thing. Very much Definitely. evolving thing. तो आपके पास घर पे ही एक्सपर्ट थे, ठीक है? Still, if I'm not wrong, you did an overseas fellowship, right? Into infertility. तो बहुत सारी ट्रेनिंग ली है एक्चुअली. पीजी में भी यू डोंट नो व्हाट द रियल वर्ल्ड इज. Right. पीजी में भी जाओ तो भी यू हैव लिस्ट कि आज ये करना है, चलो ये सीख गए, डिलीवरी सीख गए, सिजेरियन सीख गए, ओपीडी में क्या दवाई लिखनी है वो पता चल गया. Right. बट आई मीन आई थिंक यहाँ पे अभी इतना भी एटलीस्ट मेरे टाइम पे आईवीएफ रिलेटेड नहीं होता था ट्रेनिंग. वो भी पीजी प्रैक्टिस. मतलब आप कहाँ से पीजी कर रहे हो, आपके डिपार्टमेंट में कितना किसको किस चीज में इंटरेस्ट है, और बहुत सारे फैक्टर्स होता है ना. और बहुत बेसिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट होती है. आई मीन देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट व्हिच यू कैन डू इन इनफर्टिलिटी. राइट. आई मीन पोस्ट पीजी इट इज व्हेन योर एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट्स. जो रियल लाइफ में क्या करते लोग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे फेस. तो मैं चेन्नई गया हूँ, उसके बाद हैदराबाद गया हूँ, दिल्ली गया हूँ. राइट. यहाँ होके फिर आई वेंट टू स्पेन टू स्टडी क्वाइट एडवांस्ड IVF, how they function, what makes a good IVF clinic. इतनी सारी clinics है, what makes a good IVF clinic. Right. So I went to EV, which is one of the largest IVF clinics in the world. Wow. In Madrid. I went to IGenomics. वो एक जगह है जहाँ specific genetic testing in IVF होता है. So it is just a lab of I think 100 PhDs जो सिर्फ research करते हैं, ये करते हैं. At least you know the level of research they put into when they come out with a topic. कोई पेपर पब्लिश करना हो तो it is so difficult कि कोई नया प्रोटोकॉल ढूंढना हो. It happens at such a microscopic level. Unless you don't know, you don't go and see, you don't realize कि वो स्केल कितना बड़ा है. Then उसके बाद वियतनाम भी गया था देखने के लिए. Right. So many places. Actually मेरे डैड के अंडर भी मैंने 1 साल फेलोशिप की है. I mean उन्होंने मुझे पहले दिन से तो कुछ दिया ही नहीं था. So I mean I had to start from zero, ऐसे कि फेलोशिप की तरह ही कि फाइल्स फिनिश करो, पेपर वर्क फिनिश करो, बिकॉज द स्टाफ डज नॉट नो यू. फॉर यू आई मीन फॉर देम मैं कुछ भी बोलूं तो व्हाई शुड दे लिसन टू मी. राइट. सो इट वाज अ प्रिविलेज इन दैट वे कि एटलीस्ट आई हैड अ क्लिनिक. वो बाहर से ऐसा लगता है कि हाँ ये तो है, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग देयर यू रियलाइज कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है ये क्लिनिक में. यू हैव टू अर्न दैट ट्रस्ट इवेंचुअली, और उससे यू हैव टू स्टार्ट वेयर एवरीबॉडी स्टार्टेड. राइट. So it was a very long journey from finishing PG to coming into practice. It took me 3 to 4 years. उसके बाद एटलीस्ट प्रैक्टिस में बैठना शुरू किया. राइट. तो ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है तो आपको तुरंत ही सारी चीजें मिल जाती है. सबके खुद के प्रॉब्लम्स है. ना हो तो भी प्रॉब्लम, हो तो भी प्रॉब्लम. ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. नहीं, ये जो अभी आपने बात किया कि जो कहीं आप गए जो काफी एडवांस साइंटिफिक इनटू जेनेटिक्स, राइट, उस पे थोड़ा और बताइए ना. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट कि वो क्या है वो. दिस इज अ वेरी मच इवॉल्विंग ब्रांच. इनफर्टिलिटी टेस्टिंग में बहुत पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स आने लगी है कि एम्ब्रियो के ऊपर, जो हम यूजुअली पहले टेस्टिंग प्रेगनेंसीज के ऊपर करते थे कि एक बार प्रेगनेंसी रह जाए फिर अंदर से पानी लेके हम टेस्ट करते थे कि ये प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम निकले तो फिर अबॉर्ट करना पड़ता है. राइट. नाउ इतनी सारी मेथड्स आ गई है कि आईवीएफ में जो एम्ब्रियो बनाते हैं, जो एक डे 5 का ब्लास्टोसिस स्टेज का एक एम्ब्रियो होता है. इट इज नॉट इवन इन द यूट्रस, वो तो लैब में है वो एम्ब्रियो. वी कैन टेस्ट सो मेनी थिंग्स ऑन दैट एम्ब्रियो. ओके. कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, कोई मदर फादर को
थैलेसीमिया है और चाइल्ड को वो रिस्क होने वाला है, तो वी कैन चेक कि वो एम्ब्रियो में वो रिस्क है या नहीं है, एंड वही एम्ब्रियो अंदर रखते हैं कि आगे की प्रेगनेंसीज में ये रिस्क प्रैक्टिकली जीरो हो जाए. इट इज नेवर 100% जीरो. कोई जेनेटिक नेचुरल चेंजेस आ सकते हैं, पर ऑलमोस्ट विथ 99% श्योरिटी आप कह सकते हो कि बहुत सारी कंडीशंस को आप रूल आउट कर सकते हो. वाओ. सो नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक एन आर्टिफिशियल यूट्रस आउटसाइड. सो ये सारी रिसर्च इज ऑन गोइंग है. I don't know when it will get completed, क्या होगा ना होगा, but the level of research, the work goes into creating this is amazing. And there are lots of prospects in the future कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. वो ट्राई कर रहे हैं ये भी ढूंढना के पॉलीजेनिक कंडीशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड के कुछ स्क्रीन कर सकते हैं कि ये कंडीशंस का रिस्क भी कम कर सके. राइट. टू फाइंड द जेनेटिक्स ऑफ लिंक कि अगर इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो आर्थराइटिस नहीं होगा. सो अभी इट इज वेरी लीगल, क्योंकि आई मीन ये डिजाइनर बेबीज का कंसेप्ट ऐसे ही आया था कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, इसलिए यू कैन नॉट डू टेस्टिंग. एक्चुअली अभी पॉसिबल भी नहीं है, बट यू कैन नॉट डू सर्टेन टेस्टिंग्स. अभी इट इज फॉर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस. ओके. कि अगर ऐसे कोई कंडीशन है जो नहीं है ना, ये जैसे दिस इज एन एपिडेमिक ना, डायबिटीज इज एन एपिडेमिक. अभी उसका नहीं आया क्योंकि देयर इज नो जीन रिलेटेड टू इट. आई मीन कोई पिन पॉइंट जीन नहीं मिला है कि अगर ये जीन हो तो ही डायबिटीज हो सकता है. इट इज स्टिल अ लाइफस्टाइल कंडीशन. राइट. आई मीन आपकी डायबिटीज की हिस्ट्री हो, बट इफ यू टेक केयर सिंस द स्टार्ट, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको ना भी हो लाइफस्टाइल. राइट. बट आर्थराइटिस तो होते ही यार. I mean, it is still a lifestyle condition. I mean, you can prevent it. अगर रेगुलरली फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज. आपके पास जब वो पेशेंट आते हैं तब वो ऑलरेडी वो सब करे बिना आते हैं. So I mean, वो साइड का नॉलेज बाकी है कि क्या पहले से करे, जो पेरेंट्स को भी नहीं पता, इसलिए बच्चे को भी नहीं पता. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. पर अगर कोई लिंक मिले तो फ्यूचर में शायद I mean, we might have possibilities. इससे इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर यूट्रस बन गया तो रोबोट्स विल गेट प्रेग्नेंट इन अ. I mean, you never know. I mean, ChatGPT का कहाँ किसी को पता था 2 साल पहले कि इस स्केल पे आने वाला है. Right. Because of good research. Right. So बहुत मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए. और जो हम I every day watch your reels, और इतना बढ़िया काम कर रहे हो आप, इतना अच्छा एजुकेशन दे रहे हो लोगों को, एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड. सो अभी थोड़ा नॉलेज अभी आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. सो लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी बेसिक क्वेश्चन कि इनफर्टिलिटी क्या होता है. व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट. प्रैक्टिकली इट इज नॉट इनएबिलिटी. वो कभी किसी को बोल नहीं सकते कि आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. सो इट इज एक्चुअली रिड्यूस्ड एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट कंपेयर्ड टू नॉर्मल पॉपुलेशन. राइट. अगर 30 यंग हो, 35 इयर्स से यंग हो, जो एक्चुअली एक वेस्टर्न कट ऑफ है. फॉर इंडियंस द कट ऑफ इज क्वाइट लेस. ओके. पर 35 इयर्स से कम हो और 1 साल ट्राई किया और नहीं रही प्रेगनेंसी, या 35 इयर्स से ज्यादा हो और 6 मंथ्स आपने ट्राई किया और नहीं रही प्रेगनेंसी, देन यू हैव इनफर्टिलिटी. ओके. मतलब आपने 1 साल ट्राई किया है, आप 35 से कम की एज के हो और आपकी प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव नहीं हो रही है, तो आप इस कैटेगरी में आओगे कि आप शायद इनफर्टिलिटी आपको है. इनफर्टिलिटी है, व्हिच मींस कि आपको नॉर्मल पॉपुलेशन से कम चांस है, कम चांस है. मेजॉरिटी लोगों को अभी तक रह गई होती है. राइट. इनफर्टिलिटी को गुजराती में, हिंदी में, अदर लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी को व्यंधत्व कहते हैं. व्यंधत्व. पर अभी आई थिंक ये जमाने में सब इनफर्टिलिटी एवरीबॉडी नोज इनफर्टिलिटी. राइट. इनफर्टिलिटी कॉजिंग फैक्टर्स कि क्या क्या चीजें हैं कि जिससे इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे अभी जस्ट कि WHO ऐसा कहता है, WHO का डेटा ऐसा कहता है कि 1 out of 4 couple is suffering from infertility. So ये तो बहुत ही ज्यादा नंबर हुआ ना. Infertility is actually on the rise, and quite a good number of people in the world have infertility. बहुत सारे causes है. डायरेक्ट कॉजेज देखे तो फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हो, स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया हो, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, सेप्टम्स हो यानी कोई पर्दा बन गया हो, कोई बहुत बड़ी गांठ हो यानी जैसे कि फाइब्रॉइड्स हो, राइट, पीसीओडी हो, दैट इज मेन पैथोलॉजीज के ये कंडीशंस है. राइट. पर राइज क्यों हो रहा है? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस इज एज. पहले के जमाने में I mean, आप देखो कि सबके 5, 6, 7 बच्चे थे. In India, also in 1970s, per family there were 5 to 6 kids. Right. That in 2020
has fallen down to almost 1 to 2 kids. Right. So naturally our fecundity, any chances of pregnancy, number of kids you want is getting less because of careers and other factors, और eventually age बढ़ती जा रही है. पहले के टाइम पे इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते थे क्योंकि 18 पे 19 पे 20 पे आई मीन फर्स्ट प्रेगनेंसी तो सबकी हो ही गई होती. मतलब एज ऑफ गेटिंग मैरिड इज एज ऑफ गेटिंग मैरिड, एज ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड पहले तो 2-3 साल किसी को बच्चे नहीं चाहिए, फिर चाहिए तब तुरंत चाहिए. राइट. हाँ, हनीमून लंबा चलता है ना. हाँ, हनीमून घूमते हैं, ये करते हैं, चलो काम करते हैं, एवरीथिंग. राइट. हस्बैंड सिंगापुर काम करता है, वाइफ यहाँ काम करती है. राइट. बहुत अलग अलग रीजंस है. कोई अगर एयर होस्टेस हो तो उनका काम ही ट्रैवल है, तो राइट. देयर आर प्रोफेशनल रीजंस आल्सो. राइट. तो फॉर मेनी मेनी रीजंस, आई मीन मैंने बहुत बार ये कहा है कि विमेन एम्पावरमेंट जब से इतना एक्टिवली है, आई मीन नॉट दैट आई एम सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इट, बट फर्टिलिटी इज डेफिनेटली अफेक्टेड. सो आई मीन व्हेन यू put too much stress on work, this is also a very important part of your life in general. I mean, to have kids, to have healthy kids, to be at the right age to have kids. Right. Don't let this take a back foot. Right. You know, दोनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं एक करियर में आगे जाने पर फिर 40 इयर्स पे ऐसा लगे कि नहीं अब बच्चे लाने हैं. Yeah, right. So yeah, only you guys have this privilege. Only females have this. I mean, it is everything is in your hands. I mean, Definitely. लेट ना करो तो देयर आर थिंग्स यू कैन डू अर्लियर. एग फ्रीजिंग करा लो, कुछ करा लो, बट टेक कंट्रोल ऑफ योर फर्टिलिटी. आई मीन बस भूल जाओ और बाकी काम पे फोकस करो, वैसा नहीं होना चाहिए. हाँ, देखो फेमिनिस्ट ट्रोल करेंगे इस टॉपिक पे. इसमें बोला कि नथिंग अगेंस्ट, आई मीन मैं बोलूं मेरे आई एम ग्रोन इन अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. मदर इज अ डेंटिस्ट, वाइफ इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, सो आई अंडरस्टैंड and I support that. But don't let this take a back foot. Even during my marriage, I mean, both of us are doctors, right? We were again in the same college. मैंने बोला था जो भी करियर हो, 30 years हो, उसके पहले एक चाइल्ड हमें लाना है. So that was our, you know, our mind was prepared कि जो घूमेंगे सब कुछ करेंगे. But because you see so many things happening in the real world, you feel कि I mean this should not take a back foot. I mean pregnancy तो एक बात है. If you have your first child at 30, at 40, 45, अगर चाइल्ड 20 साल का होगा तब आपकी एज क्या होगी. सो मेनी मेनी फैक्टर्स प्ले अ रोल इन दिस. यू वांट टू बी देयर फॉर देम व्हेन दे ग्रो बिगर आल्सो. कंसीडर ऑल थिंग्स बिफोर यू नो टेकिंग बिग डिसीजंस. ट्रू, वेरी ट्रू. तो मैरिज, चलो मैरिज का एज तो वैसे ही अभी थोड़ा लेट हो गया है पहले के हिसाब से. पहले तो पीपल यूज्ड टू मैरी एट द एज ऑफ 17-18, राइट? अभी इट इज एवरेज इज 27-28. सो आफ्टर 27-28 मतलब जो आई वुड से ज्यादा स्मार्ट है वो 30 तक प्रेगनेंसी कर लेंगे. राइट. अभी ये जो फैक्टर्स है जो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ाते हैं, ये तो सारी मेडिकल कंडीशंस हो गई कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या एनीथिंग. बट जो डे टू डे लाइफ में हम जो करते हैं जिससे इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो क्या है? Environment is a very big factor. Toxins, pollutions, but I mean these are all mostly unpreventable conditions. Right. But smoking हो, alcohol हो, even microplastics अभी मिलने लगे. So even testicles में से और ovarian tissue में से भी microplastics मिलने लगे. Because from a very younger age we have started consuming things from plastic bags, plastic bottles. So पहले मेरे पास डेटा नहीं था. Now we have data to support. Even heart में भी मिलने लगे microplastics. So all this eventually builds up in your body. वो blood flow कम करता है, oxidative stress body में बढ़ा देता है. So it plays a very big role in your fertility. Unnecessary radiation exposures और excess. I mean आपको तो पता ही होगा कि young girls में ये सारी चीजें भी होती रहती है. Yes, very true. वो समझते नहीं है ना, लोग समझते नहीं है. वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली. जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको जो वेरी कॉमन है मेरे डे टू डे प्रैक्टिस में है. अगर इफ द किड इज बिलो 18 और वो आते हैं और कुछ मतलब छोटा सा स्प्रेन जैसा है, मान लो एंकल में या रिस्ट में या कुछ भी, सो आई जनरली अवॉइड कि मैं ना एक्सरे करने का मना कर देता हूँ. बट पेरेंट्स नहीं समझते. वो फोर्स करते हैं कि सर एक्सरे कर लो ना, आपने एक्सरे क्यों नहीं किया? फिर मुझे समझाना पड़ता है कि बाबा सी शी इज फर्टाइल. जो ओवम होता है ना वो बचपन से ही होता है, सिंस बर्थ होता है वो, राइट? सिंस बर्थ होता है. तो फिर नहीं बनते कभी. तो वो एग्स को आप जितनी बार एक्सरे करोगे
अगर वहां पर लेड एप्रन नहीं पहना है तो वो डैमेज होगा और होगा। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डैमेज ना हो, कितना भी कम रेडिएशन क्यों ना हो एक्सरे में, कम डैमेज होगा, कम डैमेज होगा, बट डैमेज तो सही। होगा ही। सो ऐसे जो ओवम को डैमेज करने वाले फैक्टर्स तो जो जनरली हम सुनते हैं, या जैसे जो सिंगल डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं कि वो जो जिसका एडवर्टाइजमेंट भी बीच में काफी हो रहा था, आई पिल जैसे, हाँ, कि 72 आवर्स में आप ले लो इमरजेंसी पिल्स, ठीक है। तो इज इट सेफ टू टेक इमरजेंसी पिल्स? देयर इज अ रीजन उसको इमरजेंसी पिल्स कहते हैं, कि इमरजेंसी हो तो ही लो, अदरवाइज मत लो। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि हर मंथ एक इमरजेंसी पिल ले ली और फिर सोचा कि नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ वेरी गुड हैबिट टू टेक। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, राइट। सो इट इज नॉट अ गुड हैबिट, पर से उससे इनफर्टिलिटी नहीं होती। ओके, राइट, बट आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस काफी हो सकते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, राइट। यानी वो पिल्स लो या वो 21 डे वाली पिल्स लो, पिल्स से इनफर्टिलिटी नहीं होती। ओके, सो दैट डजंट कॉज इनफर्टिलिटी, इट कैन कॉज हार्मोनल इंबैलेंस, और बहुत ज्यादा हार्मोनल इंबैलेंस हो तो शायद उससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। ओके, पर डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि वो पिल्स ले ली तो इनफर्टिलिटी हो जाए। राइट। मुझे ऐसा क्यों था, क्योंकि व्हेन आई वाज इन इंटर्नशिप, गायनेक के इंटर्नशिप में जनरली हम तो यही काम करते थे कि चाय लेके आते थे और वो समोसा वगैरह लेके आते थे। बट एक बार ना किसी को हमारे जो प्रोफेसर थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने बहुत सिंपल भाषा में और बहुत बढ़िया समझाया था ऐसे कि आप जो ये सिंगल जो इमरजेंसी पिल्स लेते हो, उससे ये होता है कि आप अभी जो चल रहे हो ना, और आप चल रहे हो, नॉर्मली वॉक कर रहे हो, और मैं आपको पीछे से एक जोर से हथौड़ा दूं, तो जो आप में चेंजेस आएंगे ना, वो आपके साइकिल में चेंजेस आते हैं। साइकिल चेंजेस आ सकते हैं, साइकिल चेंज, यानी इनडायरेक्टली हार्मोनल चेंजेस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, बट डायरेक्टली नहीं कि पिल ले ली और अब मुझे इनफर्टिलिटी हो जाएगी। राइट। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एक्सरसाइज है कि आप एक्सरसाइज अच्छी करो तो आपकी फर्टिलिटी अच्छी हो सकती है। वी फोकस ऑन 1 or 2 थिंग्स जो हम रेयरली करते हैं, कि 1-2 बार पिल ले ली तो हमें टेंशन होता है कि अब मुझे इनफर्टिलिटी हो गई, पर हम रोज एक्सरसाइज ही नहीं करते। राइट, दैट इज मोर इम्पैक्टिंग योर ओवरऑल हेल्थ। हार्मोनल इंबैलेंस के लिए स्लीप कम हो गई है, स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब्ड हो गई है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए, एक्सरसाइज कम हो गई है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोनल रेगुलेशन। पीसीओडी अभी कितना रैम्पेंट हो गया, इट इज हम पहले तो सुनते ही नहीं थे ना हम कि ऐसे, वो मुझे ऐसा था कि सिर्फ बुक्स में होता है पीसीओडी। 10 years बैक इतना ज्यादा नहीं था। इट इज राइजिंग बिकॉज इट इज अ लाइफ, इट इज नॉट अ डिजीज, वुमन का फॉल्ट भी नहीं है। समटाइम्स वो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ सर्टेन हार्मोन्स हो सकता है, बट एक्सरसाइज इज द वे टू कंट्रोल इट। राइट, एक्सरसाइज, गुड डाइट एंड गुड स्लीप, इट इज वेरी, ये 3 चीज फॉलो करो तो लाइफ में क्या आधी डिजीजेस आपके वहीं सॉल्व हो जाए। मुझे तो लगता है मोर देन 80% वहीं पे हो जाए। एंड एक्सरसाइज में भी बहुत गलत कंसेप्ट्स है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कंसेप्ट्स ऐसे नहीं है, पर इंडिया में तो बहुत ये है कि एक्सरसाइज, यानी मैं पूछूं किसी को, पेशेंट को कि एक्सरसाइज करते हो क्या, हफ्ते में 3 बार योगा और 3 बार वॉकिंग। सो दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपके मसल टोन जितना अच्छा होगा उतने हार्मोन्स अच्छे से मेटाबोलाइज हो सकेंगे, और बहुत सारी कंडीशंस उसकी वजह से आपकी प्रिवेंट हो सकती है। सो पीसीओडी में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज डाइट एंड एक्सरसाइज। India is also called the diabetes capital of the world because our diet is rich in carbs. So we should increase protein intake, have a good sleep cycle, and exercise. चलो रोज नहीं तो 3 times a week, but proper strength training exercise. अब strength training doesn't mean कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है। आप थोड़े वेट्स उठाओ पर मसल्स को एक्टिव रखो। True. These will control your hormones, and these are very essential in your fertile journey also. Overall weightlifting is very important. See, मैं generally यही advise करता हूँ कि once you cross 35, if you want good bones, good joints and good muscles, start lifting weights. कोई और ऑप्शन नहीं है। ये अभी एज रिवर्सल बहुत चल रहा है, but the only way to reverse your age is do exercise and have good sleep. That is it. Nothing else. मतलब this is what I believe. If you want to lift your kids when you are 70, तो exercise करोगे तो ही होगा। Very true. Our older generation grandfathers
इतने एक्टिव होते थे एंड सनलाइट एक्सपोजर सब कुछ था, इसलिए दे वर फिट. राइट. एंड आई थिंक हर जनरेशन में ये थोड़ा धीरे धीरे वो कम होता जा है. रहा है. उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी है वैसे तो. अभी थोड़ा ओवरऑल सोसाइटी में इनसिक्योरिटी भी बहुत बढ़ गया है. सो वी डोंट फील सेफ टू कि बच्चे बाहर अकेले खेले, और वो सारे बहुत सारे फैक्टर्स है. बट स्टिल वी नीड टू मैनेज. फॉर देयर गुड वी नीड टू मैनेज एनी हाउ. सो दूसरे कुछ ऐसे ना जनरल मिसकंसेप्शंस है कि टाइट अंडरवेयर पहनने से इनफर्टिलिटी होता है, बहुत फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन से इनफर्टिलिटी होता है. फिर ये जो बहुत सारा हुक्का है या वेप है या सिगरेट स्मोकिंग इज अ प्रूवन थिंग, बट जैसे हुक्का है, वेप है, तो ये सारी चीजें एक्चुअली फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है. सो इनफर्टिलिटी एक ऐसी लाइन है ना कि मिथ से ही भरी पड़ी है. फैक्ट्स इतने कम रहे जो होपफुली आज हम क्लियर करेंगे. डेफिनेटली. पर मिथ्स ही है सारी. राइट. सो टाइट अंडरवेयर से टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, तो स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा होता है. लैपटॉप्स रखने से, टाइट पैंट्स अंडरवेयर पहनने से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है अंदर. So in a very long run, it can cause fertility problems. It might. Right. I mean, there is no data supporting this. Right. But logically it makes sense कि अब सुबह शाम 10 साल ये करते जाओगे, because we have seen ट्रैक्टर्स पे जो काम करते हैं जहाँ हीट ज्यादा होती है तो स्पर्म काउंट मोटिलिटी बहुत कम हो जाती है. Right. So that is a proven because thing. Because of temperature. That is your very experience, important. right? That is experience, and we have papers also. Right. कि industrial workers में ये problems ज्यादा आते हैं. So it is proven, but सिर्फ underwear से हो, I mean ऐसा कोई study नहीं है. Right. So but logically इतना tight नहीं पहनना चाहिए. So most questions have good answers also. कि logic आप अपना ही सोचो कि क्यों ये करो. So but not that much related, but try to avoid. टेम्परेचर जितना कम हो उतना बेटर है आपके लिए. राइट. मास्टरबेशन से भी आई डोंट नो क्यों इनफर्टिलिटी होती है, आई गेस क्यों लोग कहते हैं. आई मीन इट इज अ वेरी हेल्दी हैबिट टू हैव. वही तो आपका रिजर्व खत्म हो जाएगा. व्हेन यू नीड तब नहीं होंगे. सो आई मीन मास्टरबेशन एज सच इज अ वेरी हेल्दी हैबिट. ओके. अनटिल इट टेक्स कंट्रोल ओवर यू. ऐसा ना हो कि उसके बिना चले ही नहीं. We have had patients के जो normal intercourse नहीं कर सकते, normal sex नहीं कर सकते, because they are so much used to masturbation. कि सुबह भी करना पड़ता है, कभी दिन में 2 बार करना पड़ता है. So if it takes control over you, it is just like any other addiction, like dopamine. Smoking है वैसा भी, अगर ये vice बन गया ऐसे, then it is not harmful for you. But once in a while, masturbation does no harm. Actually, it does good. हम जब भी IVF करते हैं और बहुत long duration of या सीमेन एनालिसिस करते हैं तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एब्स्टिनेंस हो के अगर 10-15 दिन इजैक्यूलेशन यानी किया ही नहीं है तो स्पर्म मोटिलिटी इज क्वाइट लेस. ओके. तो शायद हम एक दिन बाद तुरंत वापस बुलाते हैं, बिकॉज अ फ्रेशर सैंपल एक्चुअली हैज अ बेटर मोटिलिटी. ओके. तो इट इज अ गुड हैबिट. और इसलिए तो प्रेगनेंसी के लिए जब ट्राई करते हैं तो लोग एटलीस्ट डेली या अल्टरनेट डेज ट्राई करते हैं, because the frequently you do it, the sperm parameters are also good. अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि अभी ये फर्टाइल टाइम आएगा तब तक लेट्स वेट और स्पर्म्स को इकट्ठा करो और फिर एक साथ छोड़ दो सबको. ऐसा नहीं है. लिमिटेड स्टोर ऐसा नहीं कि बढ़ते जाएंगे. नहीं, मतलब वो जो यही तो मिसकंसेप्शन है, यही तो मिथ्स है. और डेड स्पर्म्स बढ़ते हैं यार, उस बॉडी प्रोड्यूसेस न्यू स्पर्म्स पर वो डेड भी रहते हैं. सो इट एक्चुअली तो I mean, ऐसा ना. So even if you are not conceiving और आप ट्राई कर रहे हो तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि चलो वेट करें, जब अपना फर्टाइल टाइम आएगा तब ट्राई करते. यू कीप ऑन हैविंग नेचुरल लाइफ. और जब वो दिन आते हैं जब आपको एक्चुअली ट्राई करना है तो उसको भी इसी रूटीन में ले लो तो ज्यादा चांसेस है. राइट. तो स्ट्रेस नहीं होगा. राइट. अभी तो प्रेगनेंसी रखना एक टास्क हो गया है. चलो डेट्स गिनना शुरू करो. आज कौन सा डे हुआ, 12th डे हुआ नहीं, 13th डे हुआ नहीं, कल रात को पीरियड आया था याद नहीं है. एक्सेल शीट्स मेंटेन होती है ओव्यूलेशन ट्रैक करने के लिए. पहले के जमाने में आई मीन इट वाज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल लाइफ. राइट. टू हैव इंटरकोर्स
I mean, once in a while, every 1, 2, 3, लेट्स 4 कीप इट days. सिंपल, सेक्स करने का समय नहीं है वैसे देखो। हाँ, अभी समय नहीं है, सब थक गए, वर्क रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड। नहीं मतलब इंटरकोर्स वर्ड को हम आज के ये टॉक में ना सेक्स रखेंगे, जिससे ज्यादा बैन ना हो जाए इसलिए अभी we were trying to use words, but नहीं, अभी थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना, लोगों के लिए समझना भी सिंपल हो जाएगा समझना सिंपल हो जाए कि सेक्स करते हैं जो। सेक्स लाइफ इज डैमेज्ड बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर हम्म एंड बिकॉज ऑफ मेनी स्ट्रेसेस इन देयर लाइफ। इसलिए अगर वो रूटीन पार्ट होता तो इट वुड नॉट हैव बीन दिस स्ट्रेसफुल। अभी ऐसा है कि नहीं, अब ट्राई करना है, पर अब टाइम गिनते हैं कि अभी हम अगर जुलाई में प्रेग्नेंट होंगे तो डिलीवरी कब होगी, उस टाइम कोई कॉन्फ्रेंस है, कुछ ये है, कुछ ये है, तो उस हिसाब से प्लान करते हैं। राइट। इसलिए है कि 3 महीने में तो रह ही जाना चाहिए, और ना रहे फिर स्ट्रेस चालू। तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई, प्रायोरिटीज चेंज हो ये गई हुआ कि अभी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। डोंट मेक इट दैट स्ट्रेसफुल। वी हैव सीन के लोग डिवोर्स तक चले जाते हैं। क्या बात कर जस्ट इतने झगड़े हो जाते हैं बिकॉज सो मेनी पीपल इन द फैमिली आर इन्वॉल्व। कभी कभी तो मदर इन लॉ भी आके कहते हैं कि वो मुझे याद है ये इस दिन पीरियड आया था, चलो आज आपका दिन है ट्राई करने का। सो इट इज दैट द होल फैमिली इज, इतना प्रेशर होता है कि आई मीन मेनी टाइम्स द हस्बैंड इज नॉट एबल टू डू इट आल्सो। इतने स्ट्रेस में जनरली मतलब जो हम सुनते हैं, जो हमें पता है, जितना मूवीज में भी ऐसा दिखाते हैं, टीवी सीरीज में भी ऐसा दिखाते हैं कि जो घर की फीमेल होती है, मतलब हस्बैंड वाइफ में जो वाइफ होती है, वाइफ बहुत ही ज्यादा सफर करती है इन सच कंडीशंस की प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बेटा 4 साल हो गए, कब हमें बच्चा दोगे, कब हमें पोता दोगे, कब हमें हमारे घर का चिराग दोगे, या मतलब जो भी हम ये डायलॉग सुनते हैं मूवीज वगैरह में। तो अल्टीमेटली इसमें हम आज खास बात करना चाहते हैं कि एक्चुअली फीमेल इनफर्टिलिटी कितना होता है, मेल में इनफर्टिलिटी कितना होता है। आई मीन अब तो बहुत सारा डेटा है हमारे पास, hundreds and thousands of papers के जो भी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं उसमें 30% में फीमेल में कोई कॉज होता है। मतलब आउट ऑफ 100 सिर्फ 30% में फीमेल्स में कोई कॉज होता है, जैसे कोई ट्यूब ब्लॉक हो, कुछ हो। राइट। 30% में मेल्स में कॉज होता है। ओके। 30% में दोनों में कॉज होता है। राइट। इसमें भी है और इसमें भी है, सो इट इज अ मिक्स्ड फैक्टर। राइट। और 10% ऐसे अनएक्सप्लेन्ड केसेस होते हैं कि जिसमें पता ही नहीं होता कि कोई कॉज ही नहीं है, इडियोपैथिक, पर अनएक्सप्लेन्ड, हमारी टर्म में इडियोपैथिक। राइट। आई मीन मेल्स और फीमेल्स, सो वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस कांसेप्ट कि फीमेल को ब्लेम मत करो। जनरली उन्हीं को ब्लेम किया जाता है। कपल इज अफेक्टेड, मतलब दिस इज व्हाट इन आवर कल्चर एक्चुअली। ऐसा भी सुना है कि वाइफ चेंज कर देते हैं। हाँ यार, और एक सीमेन एनालिसिस नहीं करवाते, फिर पता चलता है कि हस्बैंड में ही प्रॉब्लम था। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि वाइफ 2 साल से मेडिसिन ले रही है, इंजेक्शंस ले रही है, पर हस्बैंड ने एक सीमेन एनालिसिस नहीं करवाया। राइट। कि वो सास ही कहती है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, उसका रहने दो, पहले इसका इलाज करो। नहीं तो ये बहुत ही बड़ा मैसेज है। आप ना प्लीज ऑडियंस को बताइए, ये जो है फैक्टर वो दोनों में होता है, तो दोनों को सेम टाइम साथ में जांच करनी जरूरी है। किसी एक की जांच से हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। अगर आपको इनफर्टिलिटी या प्रेग्नेंट नहीं हो सके तो ऐसा 100% जरूरी नहीं है। जब भी फैमिली में इनफर्टिलिटी होती है तब सबको लगता है कि वो फीमेल की वजह से ही, वो वाइफ की वजह से ही इनफर्टिलिटी हुई है, तो ऐसा जरा भी जरूरी नहीं है। सिर्फ 30% केसेस में सिर्फ वाइफ इन्वॉल्व होती है, 30% में मेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और बाकी 30% में दोनों का इक्वल रोल होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आजकल के जमाने में वी हैव सीन के स्पर्म काउंट्स और भी कम होते जा रहे हैं, तो मेल फैक्टर और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जब भी एक इनफर्टिलिटी के लिए आओ तो एज अ कपल हमें ट्रीट करना चाहिए, वाइफ के ऊपर ब्लेम नहीं रखना चाहिए। और इतनी इंजेक्शंस अगर वाइफ को देने वाले हो तो एक सीमेन एनालिसिस जितना जल्दी हो सके उतना आपको कर लेना चाहिए। इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजी एंड इमोशनल जर्नी, राइट? कि बहुत ही इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। हाँ, कपल्स उनको वैसे भी नहीं रहता तो उसका तो स्ट्रेस है ही, प्लस ऊपर से भी स्ट्रेस डाल रहे हो, राइट? तो कुछ बेनिफिट तो नहीं होने वाला है उससे। नहीं, घर वालों के सपोर्ट से जल्दी होता है ना, जल्दी। इट मेक्स इट इजियर, इट मेक्स इट इजियर फॉर देम कि चलो नहीं रहता, चलो कुछ नहीं, आज छोड़ो, मूवी देखने जाते। कोई ऐसा फैमिली नहीं होगी कि ऐसा कोई, आई मीन ऊपर से ग्रैंडफादर्स और कुछ आगे कह चलो छोड़ो, एक बार नहीं होती तो नहीं होती, चलो आज ये करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस लेवल्स कम हो, ये हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, तो आपके पास तो ना ऐसे बहुत ही कहानियां और किस्से होंगे कि जो जनरली बहुत कुछ होता है। हाँ, ये इनफर्टिलिटी को लेके घर में क्या क्या होता है,
आपको पेशेंट्स बताते ही होंगे, तो पेशेंट का नाम नहीं लेंगे हम, बट आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताइए कि जो आपको सच में ऐसा हुआ हो कि यार ऐसा भी होता है क्या ऐसे करके। एक इंसिडेंस बताता हूँ। आई मीन बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली। आई मीन 2-3 भाई 2-3 बहन, और उसमें 2-3 पार्टनर्स को इनफर्टिलिटी थी। आई मीन अलग अलग एज के थे, कोई 2 साल से ट्राई कर रहा है, कोई 3 साल से ट्राई कर रहा है, कोई ये सब हमारे पास आते थे कि चेकअप्स कराने ये वो, और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आते थे। पर वो हमें बताते, शायद देख लिया वो कि दूसरे जन की गाड़ी है कुछ ये, कि उनकी फैमिली में दूसरे भाई को नहीं पता कि हम ये कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी सारे बच्चों की सिगरेट अलग अलग रखनी पड़ती है कि गलती से ऐसा ना कह दे कि इसको कह दे कि चल आज चेकअप का टाइम है, या इसको कह दे, अंदर अंदर पता नहीं होता किसी को। सो इट इज सच अ स्टिग्मा अभी भी कि कोई डिस्क्लोज ही नहीं कर सकता। दे फील कि हम बताएंगे तो सारा ब्लेम आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो इट इज, आई मीन इट इज नॉट अ फन स्टोरी, बट आई मीन इट इज दैट स्टिग्मा वो अभी भी है कि यार ये तो डिप्रेसिंग स्टोरी एक्चुअली कि आप घर में साथ में रह रहे हो बट आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक्चुअली वेरी क्लोज, कि वी आर सफरिंग फ्रॉम सच थिंग्स, कि ठीक है यार ये तो बात करनी चाहिए एक्चुअली, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी साथ में आ सकते हो। अभी आपका कितना बेनिफिट हो, एंड वी नीड टू ओपन अप अबाउट सच about इश्यूज कि हाँ ठीक है प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, इट इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी कॉमन। तो उसमें ऐसी शर्म वाली बात नहीं है। बीपी हुआ तो हम जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं रही तो हम दिखाने जा रहे हैं। आई मीन राइट, एक चेकअप के लिए जाना, व्हाई इज इट सो स्टिग्मेटाइज्ड? बट प्रेगनेंसी इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, इसलिए ये सब होता रहता है कि डिस्क्लोज करें ना करें। बट ऑन द अदर एंड नहीं, बट सी व्हाट आई फील कि जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करते हो, जितना ज्यादा आप बातें करोगे एक दूसरे से, घर में फैमिली मेंबर्स से, उतना एक्चुअली इसका अगर आप डेटा निकाल सको तो कहीं कुछ करिएगा स्टडी, कि जितना ज्यादा आप फैमिली के साथ मिलजुल के रहोगे, जितना ज्यादा आप इस चीजों पे ओपनली बातें करोगे, उतना जल्दी कंसीव होगा। सो इट ऑलवेज, अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इज ऑलवेज गुड। राइट, सपोर्टिव हो ना हो, आई मीन डिफिकल्ट जर्नी भी हो तो भी आपको अच्छी लगती है, बिकॉज यू हैव द सपोर्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और ये तो बेनिफिट है इंडिया का कि इतने जॉइंट फैमिलीज है, यू हैव दिस मच सपोर्ट सिस्टम इन योर लाइफ कि हार्मोन्स ऊपर नीचे नहीं है, मूड नहीं है, तो आपका काम कोई और कर लेगा। राइट, सो यूटिलाइज इट। हम उल्टा यूज करते हैं कि हाँ, बट उल्टा होता है ना, सोशल में जाते नहीं है, ये नहीं जाते। आई मीन आई थिंक एक टाइम आएगा जब मदर इन लॉ भी बोलेगी नहीं रहता किसी और को, कि नहीं रहता, चलो हम कर रहे हैं, आप क्यों बीच में आ रहे हो? So, I mean, you have to take control of your family, support your, the couples in that way. Right. तो बहुत कुछ करना होता है। I mean, stories तो मैं बहुत ज्यादा आपको बता नहीं सकूंगा क्योंकि बहुत सारी है। I don't think जो मैं बता भी सकूंगा ऐसे मीडियम्स पे, पर ये एक स्टोरी है जो एक मैसेज के साथ ही इसलिए मैंने बताई। Right. एक और तूफानी स्टोरी हो जाए ऐसे, मतलब कुछ तो होगा ऐसा जो सुनने में मजा आएगा ऐसे, और सीखने को भी मिलेगा लोगों को। फनी स्टोरीज होती है। आई मीन एक्चुअली एक कपल आया था कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं, नहीं रह रही प्रेगनेंसी। हस्बैंड के सेकंड मैरिज थे, उनको पहले की मैरिज में एक बच्चा था। राइट, और अभी वो लोग ट्राई करे जा रहे, नहीं रह रही। फिर आए दिखाने, फिर सब चेकअप्स किया, फिर मैंने हस्बैंड को सीमेन एनालिसिस करने को कहा। तो वो रूम में गए सैंपल देने के लिए, सीमेन सैंपल देने के लिए। पर फिर अगर वाइफ वहां नहीं थी तो फिर मुझे एटलीस्ट ऊपर से फोन आया लैब में से कि वो आपको मिलना चाहते। तो वहां जाके उन्होंने मिला कि एक्चुअली मुझे तो बच्चे ही नहीं चाहिए, मेरी तो वैसेक्टमी हो चुकी है, ये तो इतना प्रेशर है घर से, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा ट्राई कर सकते कि हम एनालिसिस ना करें या आप कोई और रिपोर्ट दे दो। इन पर लोग ऐसे भी करते हैं कि आई मीन दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट ओपन, पर वैसेक्टमी होके भी आई मीन दे आर ट्राइंग, पर आई मीन दिस वाज द फर्स्ट सच पेशेंट फॉर मी, इसलिए मुझे ऐसा याद है कि ऐसा भी होता है। आई मीन with couples, with families, so it is very fun. Fun, I mean it is fun actually. It is fun. It is happening. It is happening in the society. You don't know. I mean, बाकी stories बहुत not related ऐसी होती है कि I mean कुछ ये हो, पर ऐसी चीजें भी होती है कि वैसेक्टोमी कर चुके हो पर they don't disclose, सीमेन सैंपल आए तो पता चले कि ये क्यों है, पर I don't think अभी भी वो हस्बैंड वाइफ को पता होगा। तो ये जो अभी आपने बहुत ही बढ़िया किस्सा बताया है, ये वासेक्टोमी मतलब नसबंदी, राइट? नसबंदी। तो अभी ये बताइए कि ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है क्या, कि किसी का नसबंदी हो रखा है और उनको आईवीएफ या किसी भी तरह से प्रेगनेंसी रखना है, तो इज इट पॉसिबल?
सो अगर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ना हुआ सर्जरी का तो हम ट्राई कर सकते हैं ये रिवर्स करने के लिए, अच्छा, प्रोसीजर रिवर्स कर सकते हैं। राइट। पर कभी कभी वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। आईवीएफ में तो हम एक नीडल से डायरेक्ट टेस्टिस में से भी, वासेक्टोमी क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं जो बाहर आते हैं, वो बाहर एक पतली ट्यूब से आते हैं, वो हम कट कर देते हैं, उनका रास्ता बंद कर देते हैं। रास्ता बंद कर देते हैं। अभी आगे यानी नहीं जाना है। अंदर तो बन रहे हैं, अच्छा, सिर्फ बाहर आने का रास्ता नहीं है। ओके ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली अंदर एक नीडल डाल के स्पर्म्स ले लेते हैं ओके। और फिर आईवीएफ से प्रेगनेंसी रह जाती है। तो वो हेल्दी स्पर्म होते हैं, मतलब जनरली होता है हेल्दी स्पर्म राइट। तो मतलब नसबंदी के बाद भी प्रेगनेंसी रखना पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल, राइट। सारे केसेस में शायद ना हो पॉसिबल, कोई सेल्स मर गए हो, कुछ हुआ हो, 20 साल हो गए नसबंदी के, बट स्टिल इन मोस्ट केसेस इट इज पॉसिबल। राइट। तो अभी एक ना मेरा एक सवाल ऐसा है कि व्हाट इज द आइडियल एज टू कंसीव? कब सबसे फर्टाइल कब होते हैं कपल? मेरा आंसर ऐसा होगा कि आई थिंक ऑडियंस मुझे मारने आएगी, बट जो सच है वो सच है ना। द बेस्ट टाइम टू कंसीव इज इन योर अर्ली 20s, राइट, because that is the time when your body is fittest, your ovaries are healthiest, your eggs are genetically best. जितनी यंग एज हो उतने एग्स जेनेटिकली नॉर्मल होते हैं, इसलिए एबॉर्शंस का रिस्क कम होता है, प्रेगनेंसी डिलीवरी का आउटकम्स अच्छे होते हैं, प्रीटर्म डिलीवरीज का रिस्क नहीं होता। राइट। सो द बेस्ट एज इज अर्ली 20s, मतलब 19 to 25 बेस्ट एज इज दैट एज, राइट। बट आई मीन एनी द यंगर यू आर द बेटर, दैट इज व्हाट आई टेल। कि अगर आपको आज रियलाइज हुआ कि बच्चा लाएं तो डोंट डिले, ओके। सो द यंगर यू आर द बेटर, राइट। सो ग्रॉसली अगर इफ यू कैन तो 25 से पहले, पर नहीं तो एटलीस्ट 30 से पहले यू शुड हैव योर फर्स्ट चाइल्ड एटलीस्ट, व्हिच इज अ वेरी हेल्दी हैबिट टू हैव। राइट। तो अभी ना आपके हिसाब से व्हाट आर द टिप्स फॉर द नेचुरल प्रेगनेंसी हु वांट्स टू कंसीव नेचुरली? तो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे दे कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स कि हाईएस्ट उनको सक्सेस रेट मिले? सो नेचुरल प्रेगनेंसी में इफ यू आर यंग, अभी आई मीन प्रेगनेंसी के लिए स्टार्ट किया है आपने ट्राई करना, तो फर्स्ट ईयर में यू हैव अराउंड 15 to 20% चांस एवरी मंथ। ओके। सो आई मीन इसलिए एक साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 80 to 90% गेट प्रेग्नेंट। राइट। व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग तो पहले तो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हस्बैंड वाइफ के हो जाने चाहिए। ओके। वो टेस्टिंग बहुत बार रह जाता है, थायराइड लेवल्स, आई मीन ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, थायराइड लेवल्स, रूबेला वैक्सीनेशन, कि वाइफ का रूबेला वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है, अगर ना हुआ हो या वो इम्यूनिटी चली गई हो तो बूस्टर डोज ले लो, क्योंकि ये सारी कंडीशंस प्रेगनेंसी में बेबी को अफेक्ट कर सकती है। राइट। थैलेसीमिया स्क्रीनिंग हस्बैंड वाइफ का हो गया, तो एक बेसिक स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। ओके। और फिर व्हेन यू स्टार्ट ट्राइंग तो फर्टाइल डेज एक रफली, सो एक्चुअली व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स के बहुत ओवरथिंक मत करो। अगर जस्ट स्टार्ट किया है तो 6 महीने जस्ट ट्राई, ओके, have sex every 3-4 days, which will cover almost your entire month. राइट। Don't worry के फर्टाइल डेज कब है कब नहीं है। So अगर sperm count अच्छा है तो sperms will survive inside for 5 days. ओके। Egg only survives for 12 to 24 hours. Ovulation जब भी होता है वो एक ट्यूब में 12 to 24 hours सर्वाइव करता है। राइट। तो मतलब सिंपल भाषा में बोले हर 5 दिन पे आप स्पर्म्स को काम पे लगा दो। 2 to 4 days, राइट। 2 to 4 days तो वो कवर तो हो ही जाएगा। राइट। 2 to 4 days। और we want sperms inside before ovulation। ओवुलेशन हो तब तक sperms अंदर वो रेडी हो, वेट कर रहे हो कि अब कब एग आएगा तो हम प्रेगनेंसी दे सके। राइट। So try to have healthy relations every 2 to 4 days। और डरने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने बोला कि स्पर्म्स खत्म नहीं हो जाएंगे। खत्म नहीं Don't होंगे, worry। खत्म नहीं होंगे, and that is a very actually a healthy habit also। और बहुत बड़ा फैक्ट्री अपना जो काम करता रहता है ऐसे। परमानेंट फैक्ट्री है, I mean there is no reduction। राइट। तो वो ट्राई करो, बट इफ यू आर लिमिटेड इन टाइम तो आपके पीरियड्स अगर 30 डेज के हो तो उससे ओव्यूलेशन जब भी होता है, हाँ वो समझाइए ना कि एक्चुअली अगर मान लीजिए कि किसी के पास बहुत कम समय है और उनको प्लान करना है कि नहीं हमें ये डेज जो है वो तो हमें ट्राई करना ही है, उसी टाइम पे हमें मतलब बोलते ना बुलजाई, वी वांट बुलजाई, वन शॉट। तो वो कौन सा समय है और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो आई मीन इतना प्रिसाइज भी नहीं कर सकते, बट यू कैन बी क्वाइट प्रिसाइज। यूजुअली एग जब भी ओवरी में से रिलीज होकर ट्यूब में जाता है उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। राइट। ओव्यूलेशन के 14 to 15 डेज बाद पीरियड आ जाता है। ऐसा नहीं है कि पीरियड के 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होता है।
अगर ओव्यूलेशन डे 16 पे हुआ तो उसके 14 डेज बाद पीरियड आएगा, अगर ओव्यूलेशन डे 14 पे हुआ तो उसके 14 डेज बाद पीरियड Right. आएगा। तो रफली एक अपना ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स कैलकुलेट करो। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो पहले चेकअप करो, यू नीड रेगुलर पीरियड्स फॉर ओव्यूलेशन, राइट, विच इज अ साइन ऑफ रेगुलर ओव्यूलेशन। अगर आपके 30 डेज साइकिल हो, इट मींस 30 minus 14, आपका अराउंड डे 16 को ओव्यूलेशन होता है। राइट, So 4 days before your expected ovulation date and 2 days after is your very short precise fertile window. तो अगर डे 16 पे ओव्यूलेशन हो रहा हो तो वी आस्क कपल्स के एटलीस्ट 12th डे से एवरी अल्टरनेट डे, इट इज नॉट मैंडेटरी के रोज ट्राई करो या सुबह। वी हैव सीन पेशेंट जो सुबह शाम ट्राई करते हैं, हाँ वो एक मूवी में भी था ना फिर ऐसा। थक जाते 2 महीने में, और इट इज सच अ स्ट्रेसफुल थिंग के हाँ वो अक्षय कुमार थक गया था, परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है एकदम। अक्षय कुमार भी थक गया था ना। हाँ, तो you can understand कि the amount of pressure 1 महीना नहीं, लगातार 6 महीने। राइट, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी ना, गुड न्यूज़। Good news. हाँ, Lots of insights into this world of infertility, पर at least every alternate day भी relations रखो, and also it is good enough. So day 12 to day 18 में cover करो, तो अपने हिसाब से अपना fertile window calculate कर लेना चाहिए, which is the one thing which you should do when you are actively trying. कई लोगों को लगता है कि ओव्यूलेशन के बाद ट्राई करना होगा, चलो आज ओव्यूलेशन हुआ कल से ट्राई करते हैं। I mean it won't work. We need sperms before ovulation. ओवम का लाइफ सिर्फ 2 दिन है, 12 to 24 hours. अच्छा सिर्फ एक मैक्सिमम दिन, 48 hours तक, पर मतलब 48 आवर्स तो मतलब हो हाँ, गया एक की कि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम इन 12 to 24 hours. वो फिर तो भले 48 hours तक हो सकता है। वो बुढ़ापा हो गया फिर एक का। हाँ, सो एग इज अ वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर। हाँ, स्पर्म्स अंदर रहेंगे वेटिंग कि जब एग आए वी विल बी देयर। हाँ सिपाही लोग ऐसे रहते कि सो प्री ओव्यूलेशन इज द राइट टाइम। तो अभी इसके साथ जो एडेड फैक्टर्स हैं कि फूड या सर्टेन हैबिट्स या मेडिकेशंस की जो फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ाते हैं, वो क्या है? सो फूड हैबिट्स, बहुत सारे फर्टिलिटी डाइट्स आने लगे। हाँ वो मैं अभी इंस्टा पे भी आता है ऐसा बहुत कुछ आई ऐसा। डोंट नो, सो एनी डाइट, आई मीन इट इज नॉट अ स्पेसिफिक फर्टिलिटी ऐसा डाइट। होता है क्या एक्चुअली कि ये सो होता है नहीं होता है, आई मीन ऑफ कोर्स इट माइट हैव अ रोल, पर ऐसा नहीं है कि वो डाइट खाने से आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। राइट, इट इज अ हेल्दी डाइट, सीड साइकिल करते हो, आई मीन ये सारी चीजें आपकी डाइट में वैसे भी होनी चाहिए। नॉट दैट यू आप प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हो, आई मीन हैव डिफरेंट वेजिटेबल्स, हैव गुड प्रोटीन्स, हैव डिफरेंट सीड्स, एवरीथिंग हैज सम न्यूट्रिएंट्स। तो पर इट इज नॉट अ मैजिक डाइट। मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक विटामिन या फिर एनी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कि जो ज्यादा लेने से आपके फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं। आई मीन इफ यू हैव रेगुलर पीरियड्स, योर स्पर्म पैरामीटर्स आर नॉर्मल, तो बहुत ओवर स्ट्रेस मत करो। आपके खाने की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो रहे वैसा नहीं है, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। तो हैव अ हेल्दी डाइट, अवॉइड आउटसाइड फूड के इन्फेक्शंस जैसा कुछ ना हो, बेसिक चीजें अवॉइड करो। मेडिकेशंस में प्रीनेटल्स वाइफ को लेने चाहिए, ओके, क्योंकि यू नीड गुड लेवल्स ऑफ प्रीनेटल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फॉलिक एसिड, ओके, जिससे चाइल्ड में प्रेगनेंसी के चांस नहीं बढ़ते, पर चाइल्ड में जेनेटिक प्रॉब्लम्स जैसे कि बट इफ यू कंसीव ड्यूरिंग दोस टाइम तो इफ यू इट इज गुड फॉर द किड, आई मीन स्पाइनल प्रॉब्लम्स इन द चाइल्ड, डाउन सिंड्रोम का रिस्क, ये सारी चीजें कम होती है। सो दैट इज वन थिंग व्हिच एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट 1 or 2 months बिफोर स्टार्टिंग टू प्लान अ प्रेगनेंसी। राइट। और फॉर मेल की स्पर्म की हेल्थ अच्छी करने के लिए कोई मेडिकेशंस होते हैं? बहुत डिपेंड्स के पैरामीटर्स कैसे है। इफ द स्पर्म पैरामीटर्स आर इन द गुड रेंज, नॉर्मल रेंज, नहीं मतलब ब्लाइंडली नहीं ले सकते ना। अभी ब्लाइंडली कोई हार्मोन्स नहीं ले सकते। अगर थोड़ा बॉर्डर लाइन हो तो हम हार्मोन्स देते, थोड़ा स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। वो तो मेडिकली ट्रीटमेंट, मेडिकली ट्रीटमेंट। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चलो नेचुरली ट्राई करना, नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, एंड इफ किसी को ऐसा हुआ कि ये अभी नेचुरली ट्राई करे तो चलो बेस्ट देते हैं, तो ये दवाई भी ले लेते हैं, ये दवाई भी ले लेते हैं, इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। देयर इज नो सच मेडिसिन। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप विल हेल्प यू मोर। कंट्रोलिंग योर कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन्स, उससे स्पर्म पैरामीटर्स बढ़ेंगे। एक्सरसाइजिंग डेली इंक्रीजेस योर टेस्टोस्टेरोन आल्सो, जिससे भी अच्छा रहता है। तो अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, अवॉइड वाइसेस, अल्कोहल नहीं, स्मोकिंग नहीं, आई मीन एनी फॉर्म ऑफ वाइसेस शुड बी अवॉइडेड। ये जैसे स्मोकिंग इज वेरी कॉमन, ठीक है, तो कितने समय पहले स्मोकिंग बंद करना चाहिए इफ यू आर ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी?
you should stop or reduce as much as possible. वो I mean, तो है ही हाँ। बुरी चीज, देखो वो तो करना ही पर नहीं ऐसा है। there is no study जो बताती है कि 1 महीना पहले बंद कर दो। हाँ, वो मैंने सुना है ऐसे हाँ। बहुत कि कुछ फ्रेंड्स है who are smokers, हाँ। तो मिलते हैं तो बोलते हैं यार अभी बंद किया है क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं, तो 1 महीना नहीं पीना है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। सो So I mean sperm production almost 90 days लग जाते हैं। आज जो sperm बाहर आया वो बना था 75 to 90 days पहले। 3 महीने पहले। एग्स तो जो है ओवरीज में वो है ही, वो नए तो बनने नहीं वाले। तो जो स्टोर्स है वो तो डैमेज होने ही वाले। When you are doing alcohol और smoking और कुछ भी हो तो। राइट। और वो डैमेज कब तक चलेगा इज डिपेंडिंग ऑन योर रिपेयर मैकेनिज्म। आपकी बॉडी कितनी कैपेबल है, कितनी हेल्दी है कि वो डीएनए डैमेज को रिपेयर करे। मतलब 1 महीना स्मोकिंग बंद करने से आप कुछ उखाड़ नहीं रहे हो, मतलब वो ओवरऑल हेल्थ की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा ही काम कर रहे हो। बट मैं स्पर्म्स की बात कर रहा हूँ। वी आर नॉट प्रमोटिंग स्मोकिंग, बट वी आर डिबंकिंग द मिथ्स। नहीं, आपको जब भी बंद करना चाहो बंद कर दो, बंद ही कर देना चाहिए, बंद कर दो। हाँ, बंद ही कर देना चाहिए डेफिनेटली। बट ऐसा कोई सेफली, बट आपके स्पर्म्स जो 90 डेज पहले बने हैं, वो आप 1 महीना पहले सिगरेट या दारू बंद करके उसको आप कुछ ऐसे एडेड एडवांटेज नहीं दे रहे सकते। बट इफ यू वांट टू रियली स्टॉप स्मोकिंग और यू वांट दैट हेल्दी स्पर्म्स, तो आप एटलीस्ट 6 महीने पहले सारी चीजें बंद कर दीजिए। अवॉइड, मेक योर लाइफस्टाइल अ गुड लाइफस्टाइल, राइट, to increase your chances. But I mean it is easier said than done. I mean ये कर दो, it is sometimes not possible. तो जितना कर सको। हाँ, मतलब चलो मैं ये बोल रहा हूँ कि 100 में से कोई एक कर पाता है, तो भी करो, तो वो 6 महीने पहले कर ले। ऐसे 6 महीने पहले, 1 महीना पहले करने से, एटलीस्ट 3 months पहले कर ले। 1 महीना पहले करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कुछ फायदा नहीं होगा। राइट। एंड अवॉइड मेडिकेशंस। ये मेडिसिन जितनी लेते हैं ना उतना भी स्ट्रेस बढ़ता है कि हम 2 महीने से गोली ले रहे तो भी नहीं ले रही। फोकस ऑन अ गुड लाइफस्टाइल। मेडिसिन सब बाद में, वो एक बार हम चेकअप करेंगे, फिर जरूरत होगी तो प्रिस्क्राइब करेंगे। अननेसेसरी ओवर द काउंटर एड्स देख के कि इससे प्रेगनेंसी के चांस बढ़ते। डोंट कीप ऑन बाइंग मेडिसिन्स। कभी इतना खर्चा मेडिसिन्स में ऑलरेडी कर चुके होते हैं कि हमारे पास आते तो कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट इससे सस्ती थी। राइट, हम ऑलरेडी इतना 20,000 की तो दवाई खा चुके हैं। हाँ, वो तो कितने सारे लोग होते हैं यार, मतलब हर घर एक नया एडवाइस देता है ना, जब व्हेन यू आर नॉट कंसीविंग, ठीक है। और पूरा एक तो हमारा समाज भी ऐसा है अनफॉर्चुनेटली कि सब आपको उसी नजर से देखते कि यार 4 साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं किया आपने, आप तो बड़े ये हो, मैंने ये गोली ली थी और मेरा 1 ही महीने में हो गया। हाँ, फिर वो गोली फिर पास ऑन कर देते। फिर आते हैं चूरन, फिर आती है वो होम रेमेडीज कि ये करो, फिर यहाँ से ये तेल ले आओ, वहां से ये ले आओ, यहाँ तकिया रखो, ये पोजीशन रखो, बहुत सारी एडवाइस। तो मतलब नेवर एंडिंग एडवाइसेस होते हैं, नेवर एंडिंग एडवाइसेस। तो कुछ ऐसे फैक्टफुल एडवाइसेस है कि सारे मिथ्स हैं? आई मीन एवरीथिंग वर्क्स। प्रेगनेंसी इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। राइट। जिनको नहीं चाहिए होती है उनको फटाक से रह जाती है प्रेगनेंसी। और जिनको चाहिए उनको प्रॉब्लम आती है। सो इट इज अ वेरी, that is why it is a miracle. I mean, you cannot predict certain things. There is no such position, there is no such time. It is only a matter of time. You have to be patient. That is biology. कि 1 महीने में अगर 15-20% चांस हो तो you have to give it time. ऐसा नहीं है कि कुछ करोगे और प्रेग्नेंट हो जाओगे। I mean, फैमिली की एडवाइसेस सुनो, ऐसा भी नहीं है ना करो क्योंकि कोई ये तिल खाने को बोले तो उसमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला। It is a good source of magnesium. It is a good source of omega 3. So til is a good. These are all healthy habits. कुछ ये चेंज करो, so healthy habits हो तो फॉलो करो। पर कोई दवाई दे, हाँ, दवाई मत। वो मतलब वो जो जिसके ऊपर लिखा नहीं होता है ना, ये ना मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि जिस मेडिकेशन के पीछे फिर वो हमें किसी भी फील्ड ऑफ मेडिसिन से, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के जितने भी फील्ड्स है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई ये बोल के देता है कि ये आयुर्वेदिक गोली है ले लो, ठीक है, जिसके पीछे कंटेंट्स नहीं लिखे हुए हैं कि उसमें क्या है, ये होम्योपैथी गोली है आप ले लो, जिसमें कंटेंट ही नहीं लिखे हुए, तो आइडियली वो नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। अगर आप सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन अच्छा ही काम कर रहे हैं, आप उनको भी फॉलो कीजिए, आप वो भी मेडिसिन लीजिए, लेकिन एटलीस्ट वो देखिए कि उसके पीछे कंटेंट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई भी ऐसे पेपर फोल्ड करके आपको 4 दवाई दे रहा है तो उसमें स्टेरॉइड भी हो सकता है, उसमें कुछ और भी ऐसा हो सकता है जो एक्चुअली आपको हार्म कर सकता है। आई मीन हार्म करता है, इट इज नॉट रेगुलेटेड। राइट। या कोई भी फार्मेसी में मेडिसिन मिले इज रेगुलेटेड बाय द FDA।
राइट। इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। एक बार रेगुलेशन आ जाए तो यू नो सेफ लिमिट्स क्या है, सेफ डोजेस क्या है, एक Right. सर्टिफिकेशन डोज होना है। डोज ही मेन है। हाँ, डोज ही मेन है। प्रोज एंड कॉन्स, बट एटलीस्ट टिल वी हैव रेगुलेशन थोड़ा ध्यान रख के करो। राइट राइट राइट। अभी जो ये बात हुई वो मूवी गुड न्यूज की, राइट, तो उसमें ऐसा था ना कि स्पर्म्स एक्सचेंज हो जाते हैं, हाँ ना? कोई मूवी में था। तो ये अक्षय कुमार भैया को ये बहुत होता है। पहले भी एक मूवी में ऐसा हुआ था, इसमें भी ऐसा हुआ। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या लैब में? So yes and no. Practically, I mean, because it is a process, हो भी सकता है। अच्छा, there are chances. There are chances. इसीलिए clinics take certain steps के ना हो। Okay. पॉसिबल है कि मैं 5 टेस्ट ट्यूब्स लिखूं, मेरा नाम भी नहीं लिखे किसका है, या 3 पेशेंट एक ही नाम के आ गए, तो थियोरेटिकली यस देयर इज अ चांस, बट मोस्ट क्लिनिक्स फॉलो अ डबल विटनेसिंग सिस्टम के 2 पैरामीटर्स, पेशेंट का आईडी नंबर और नाम, या नाम और डेट ऑफ बर्थ, 2 जन विटनेस करते हैं कि 2 लोग कंफर्म करते हैं, तो ही वो किसी में यूज करते हैं। डबल चेक होता है। डबल 2 पैरामीटर्स बाय 2 पीपल टू बी श्योर। But I mean, good clinics, I mean, even we use one step further, जिसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी विटनेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग होता है कि जो भी स्पर्म्स हम कलेक्ट करते हैं, एग्स कलेक्ट करते हैं, एम्ब्रियोस कलेक्ट करते हैं, वो सारी टेस्ट ट्यूब्स या डिशेस में जो भी हम यूज करते हैं, वो सारी डिशेस रेडियो फ्रीक्वेंसी से टैग होती है। राइट। और हमारे सारे इक्विपमेंट लैब में जो भी है, वो सारे इक्विपमेंट के अंदर इनबिल्ट वो मशीन होता है। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन एआई टूल, इलेक्ट्रॉनिक टूल, एंड इट इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी टूल। यानी अब टोल बूथ पे जाओ तो ऑटोमेटिक कैसे वो आरएफआईडी टैग लिख के खुल जाता है। तो अगर मैं डिश नजदीक भी लाऊं, तो सिस्टम मुझे बताती है कि ये इनका नहीं है, ये पेशेंट का है, ये इनका नहीं है। ऐसा नहीं, ये इनका नहीं है ना, ये पेशेंट का है। राइट। और जिस पेशेंट में मैं यूज करने वाला हूँ, उनके पास एक खुद का कार्ड होता है, जो कार्ड जस्ट लाइक अ मेट्रो कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी बोलो, वो एक हमारी सिस्टम में एंटर करता है। ओनली इफ इट मैचेस एट बोथ प्लेसेस, तो ये सिस्टम हमें अलाउ करेगी टू यूज दिस sample or this embryo or this egg to other. So there is no chance of human error. So there is no, practically human भी है plus electronic भी है. So theoretically yes, mix-ups हो सकते हैं, but I mean any good clinic will take extra precautions कि ये ना हो. ना हो. I mean for us, I mean we use this since a very very long time. Right. तो ये problems at least नहीं आते. तो ऐसे कोई documented cases है क्या कि कहीं ऐसा हुआ हो ऐसे in past? हाँ, there are documented cases also. और आई मीन अभी इंडिया में एक नया लॉ आया है जिसको एआरटी एक्ट कहते हैं, जिसमें क्लिनिक्स को ये सारी चीजें अब गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है। राइट। पहले बहुत टाइम पे ये सबमिट नहीं होता था, बट यूजुअली कभी भी ऐसा हो तो मोस्ट क्लिनिक्स टेल द कपल। आई मीन ओके, फॉर मी दैट मूवी वाज गुड बिकॉज इट मेक्स यू रियलाइज के राइट मिक्सअप था, वो फॉल्ट था डॉक्टर। अग्रीड। बट उन्होंने बताया एंड देन यू हैड द डिसीजन के करना है नहीं करना है। We have, I know couples जिनके साथ ऐसा हुआ है, they decided to terminate the pregnancy. Right. But at least the clinic should be transparent enough with you कि ये हुआ है. Okay. But at least होता था, but most good clinics will take many precautions क्योंकि क्लिनिक को भी नहीं चाहिए कि ये हो। I mean, ऐसे क्लिनिक को क्यों चाहिए कि आप किसी और का सैंपल आप में यूज हो जाए? Right. So in these days it is very rare, it hardly happens. Right. तो ज्वल अभी नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर लिया कपल ने, ठीक है, तो उनको कब तक ट्राई करना चाहिए कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कितने समय के बाद दे नीड टू थिंक कि हाँ अभी हमें कुछ और सोचना चाहिए ऑप्शन? तो फर्स्ट चेकअप कब करना चाहिए? अगर एज 35 से कम हो और 1 साल ट्राई कर लिया, एज 35 से ज्यादा है और आपने 6 मंथ्स ट्राई किया, ओके, या तो जल्दी अगर आपको पता है आप में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर है, स्पर्म पैरा, अगर इरेक्शन प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई भी कंडीशन हो, आपको लगे, इफ यू डाउट योरसेल्फ कि नहीं मुझे लग रहा है कि ये कंडीशन है, तो जल्दी जाओ चेकअप के लिए। तो दिस इज द टाइम आपको फर्स्ट फर्टिलिटी कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। राइट। पीसीओडी का कोई रिलेशन है क्या इसमें कि पीसीओडी वाले पेशेंट्स नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर पीसीओडी के पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस रेगुलर ओव्यूलेशन नहीं होता और पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं। राइट। दे नीड मेडिसिन्स फॉर रेगुलर ओव्यूलेशन। ओके। तो अगर पीरियड इरेगुलर नहीं है तो मैं ये नहीं बता रहा कि पीसीओडी है या नहीं। अगर
पीसीओडी हो पर पीरियड रेगुलर हो हम्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, पीरियड्स इरेगुलर हो तो चेकअप कराओ, राइट, एटलीस्ट हमें पता चले क्यों ऐसा हो रहा है। राइट। सो मतलब कि अगर इफ योर एज इज लेस देन 35 और आपने 1 साल तक ट्राई कर लिया है, देन यू नीड टू थिंक कि अभी वी नीड टू ऑप्ट समथिंग वी एल्स, नीड टू गो फॉर चेकअप। राइट। और अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है तो 6 महीना आप ट्राई करिए। 6 महीने में अगर नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है तो फिर आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। कंसल्ट करो, फिर डोंट वेस्ट टाइम, एक ओपिनियन ले लो कि सब ठीक तो है, राइट, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर। राइट, राइट। तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव नहीं हो रही है, तो व्हाट ऑल आर द ऑप्शंस? सो बेसिकली 2 या 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं रफली। अगर सब कुछ ठीक हो, एज भी यंग हो, अगर 28 इयर्स हो, 1 साल ट्राई कर लिया और आ गए, इफ यू फील के सब कुछ नॉर्मल है, यानी सोनोग्राफी में ओवरीज आर फाइन, यूट्रस इज फाइन, स्पर्म पैरामीटर्स नॉर्मल, हार्मोन्स नॉर्मल, तो हम शायद और 3-4 महीने 5 महीने ओव्यूलेशन सोनोग्राफी से ट्रैक करते हुए ट्राई करने को कहते हैं। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, राइट, थोड़ा टाइम और वेट करो, बिकॉज एवरीथिंग लुक्स गुड। अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसके बेसिस पे या तो मेडिसिन एडवाइस करते हैं या ट्रीटमेंट्स एडवाइस करते हैं। मेडिसिन से होती है कि ओव्यूलेशन अगर ठीक से ना हो रहा हो तो मेडिसिन से ओव्यूलेशन इंड्यूस कर सकते हैं। अगर सिंपल टैबलेट से ना हो तो शायद इंजेक्शंस भी साथ में दे सकते हैं। राइट। स्पर्म पैरामीटर्स में अगर काउंट मोटिलिटी थोड़ी कम हो तो उसको मेडिसिन से बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। राइट। अगर ट्यूब्स चेक नहीं हुए, हिस्ट्री है कि काफी पेल्विक इन्फेक्शंस कभी हुए हैं, तो हम ट्यूबल टेस्ट करते हैं कि ट्यूब्स कहीं ओपन है। पहले एक मिसकैरेज की हिस्ट्री थी तो कई बार उससे भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो यूट्रस की लाइनिंग थिकनेस कैसी हो रही है, ट्यूब्स कैसी बन रही है, उसके चेक्स होते हैं। तो बेसिक इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है। उसमें फीमेल हार्मोनल प्रोफाइल, ओवेरियन रिजर्व के ओवरीज में कितने एग्स है, एक एएमएच रिपोर्ट, एक बहुत सिंपल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है जो पीरियड के कोई भी दिन करवा सकते हो। ओके। और बहुत कम चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, और होता है तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि आपको ओवेरियन रिजर्व कितना है, आपकी ओवरीज में कितने एग्स बाकी है। राइट। ये प्रेगनेंसी का चांस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर एटलीस्ट आपके पास टाइम है कि नहीं है, कितने एग्स है पता चल जाता है। कई बार भले एज बहुत कम हो, पीरियड्स इरेगुलर हो, शायद फीमेल्स को ज्यादा और भी सिम्टम्स हो कि वेट गेन ज्यादा हुआ हो, तो सब सेल्फ डायग्नोस कर देते कि मुझे पीसीओडी है। कई बार 15 इयर्स पे पीसीओडी पता हो तो 35 को भी पीरियड इरेगुलर हो तो उनको लगता है कि नहीं, मैंने 15 इयर्स से मुझे पता है कि पीसीओडी है। पीसीओडी इज नॉट अ डिजीज जो लाइफ टाइम रहेगा, इट इज अ कंडीशन जो चली जाती है। ओके। और कभी कभी किसी को लगता है कि मुझे पीसीओडी है, कोई चेकअप्स नहीं करवाता है, रिवर्सिबल है वो। पर कई बार तो हम सोनोग्राफी करके एग्स काउंट करते हैं या एएमएच टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑपोजिट है, कि पीसीओडी में एग्स बहुत ज्यादा होते हैं। कई पेशेंट्स को ओवेरियन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया होता है, कि जो एग्स 40-45 पे बंद होते हैं, मेनोपॉज आता है, उनको 30 इयर्स पे भी आ जाता है। राइट। पर आपने टेस्ट ही नहीं करवाया हो तो पता ही ना चले। तो ऐसे केसेस में भले एज 25 हो, पर अगर बहुत कम एग्स है, पता है कि मेनोपॉज में चले जाने वाले, तो हम अर्जेंटली आईवीएफ एडवाइस करते हैं। ओके। बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। राइट। So I mean, एक इवेल्युएशन इज अ वेरी कंप्लीट इवेल्युएशन। सो बेसिकली ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग, सोनोग्राफी, यूट्रस में कोई पैथोलॉजी नहीं है वो चेक करे, एक सीमेन एनालिसिस करे, एक इवेल्युएशन में सारी चीजें कवर हो जाती है, और उसके बेसिस पे वी डिसाइड कि क्या करना चाहिए। नेचुरली वेट करना चाहिए, मेडिसिन चाहिए, या ट्रीटमेंट्स जैसे कि आईयूआई या आईवीएफ चाहिए। ओके। तो ग्रॉसली बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट्स है, पर आई मीन हर एक ट्रीटमेंट में बहुत डिटेल में अलग अलग चीजें हो सकती है। मतलब ये 2 ऑप्शन है, इधर यू गो फॉर आईयूआई या फिर आईवीएफ। आईयूआई और आईवीएफ, सो आइदर नेचुरली विद ओव्यूलेशन इंडक्शन। तो अभी फर्स्ट विल टॉक अबाउट आईयूआई। आईयूआई क्या होता है? सो आईयूआई का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन यानी यूट्रस के अंदर, इंसेमिनेशन यानी सीमेन को यूट्रस के अंदर रखा। अच्छा। तो इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक कि हम मेडिसिन या इंजेक्शन से ओवरीज के अंदर एग्स बनाते हैं। राइट। ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं जिससे ओव्यूलेशन का टाइम हो सके, और वही टाइम पे जब वी प्रेडिक्ट के ये एग ट्यूब में होगा, तब हस्बैंड के पार्टनर के स्पर्म्स बाहर लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। यानी जिन कपल्स का बाकी सब ठीक हो, एज यंग हो, पर सिर्फ काउंट और मोटिलिटी बॉर्डर लाइन कम है, तो ऐसे किसी में हम प्रोसेस करते हैं स्पर्म्स के, अच्छा मोटाइल स्पर्म्स का एक हमारे पास वो हो, और वो हम वही ओव्यूलेशन के टाइम पे यूट्रस के अंदर रख देते हैं। अच्छा। इट इज अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट, और एक बार आईयूआई कराओ तो अराउंड 15 to 20% प्रेगनेंसी का चांस मिल सकता है। तो वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड?
सो जरूरत लगे तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड, मोस्ट लाइकली अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की भी जरूरत नहीं होती है. राइट. Can be done in the OPD also. It is a अच्छा, इट्स अ डे practically केयर प्रोसीजर. no admission. I mean, even IVF is a daycare procedure. I mean, no Okay. treatments need admission. It is a Okay. very simple process. वो पेनफुल होता है क्या वो? No painful. I mean, no fertility treatments are as such painful. पर कई बार I mean, injections का prick रहता है. और कई बार IUI में यूट्रस का एंगल बहुत हो. राइट. कई कंडीशंस होती है जिसमें वी हैव टू कैच द सर्विक्स. सर्विक्स यानी माउथ ऑफ द यूट्रस होता है, उसको हमें कैच करके थोड़ा पुल करना पड़ता है. ओके. तो समटाइम्स इट कैन कॉज सम पेन, और बहुत ज्यादा पेन हो तो एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं. ओके. पर प्रैक्टिकली इट इज अ पेन फ्री और आई मीन सो आईयूआई में सिर्फ और सिर्फ मेल स्पर्म्स को हमें उसकी जगह पहुंचाना है, अंदर रख देना है. हाँ. फीमेल, फिर प्रोसेस नेचुरल है. फीमेल का जो ओव्यूलेशन वाला पार्ट है वो नेचुरली हो रहा है. नहीं, हमने इंजेक्शन और मेडिसिन से एग बनाया. राइट. ट्रिगर इंजेक्शन देके ओव्यूलेशन करवाया. राइट. फिर टाइम किया कि इसके 36 आवर बाद अगर एग ट्यूब में होगा, राइट. तो वही टाइम पे हमने टू गेट द प्रिसाइज टाइम एंड पुट द स्पर्म्स एज क्लोज टू द एग एज पॉसिबल. नहीं, ओव्यूलेशन को ट्रिगर इसलिए किया कि जिससे हमें प्रिसाइज टाइम मिल जाए. एग्जैक्ट टाइम पे हम आज एग की साइज अच्छी है, यूट्रस की थिकनेस अच्छी है लाइनिंग की, तो वी कैन टाइम द प्रोसेस. राइट. राइट. तो आईयूआई के हम कितने ट्रायल्स ले सकते हैं? So 3 to 6 ट्रायल्स ले सकते हो. ओके. डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड अदर कंडीशंस. ओके. अगर 35 प्लस एज हो तो 3 से ज्यादा नहीं करने चाहिए, बिकॉज एज सच योर फर्टिलिटी इज लो. राइट. अनदर थिंग, इसके एज जितनी बढ़ती है वो जेनेटिकली एग्स कम तो होते ही है, पर जेनेटिकली एबनॉर्मल एग्स बढ़ जाते हैं. ओके. शायद 35 जितने भी एग्स हो, 50% आर ऑलरेडी एबनॉर्मल एट दिस एज. ओके. जो 40 इयर्स तक ऑलमोस्ट 90% बिकम एबनॉर्मल. So since you have an emergency to get pregnant, emergency नहीं, you have an urgency to get pregnant, so 35 में बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए. पर if you are young, पता है कि सिर्फ मेल फैक्टर ही है जिससे नहीं रह रही प्रेगनेंसी, so you can go for 3 to 6 IUIs if everything is fine. राइट. सो 3 to 6 IUIs करने के बाद कितना % चांस रहता है कि आपको प्रेगनेंसी रह जाएगी? So per IUI around 15 to 20% चांस होता है. नहीं, मतलब क्यूमुलेटिव अगर, हाँ, क्यूमुलेटिव अगर गिने तो 3 4 5 IUI की कर दिए तो अराउंड 50 to 60% should get pregnant. ऑन अ लार्जर स्केल 50% चांसेस है कि आपका आईयूआई से हो जाए. सो इसीलिए हम वी एडवाइस द नेक्स्ट ट्रीटमेंट. अगर उसमें भी नहीं हुआ, इट मींस से जो भी प्रॉब्लम है वो आईयूआई से सॉल्व नहीं हो रहा. राइट. वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज के क्या है. राइट. पर जो भी है वो इससे सॉल्व नहीं हो रहा. व्हिच मींस वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. तो ये बोलना ठीक रहेगा कि अगर आपको कोई ऑप्शंस चूज करने हैं तो पहले आप आईयूआई का ट्रायल लीजिए, और अगर आईयूआई से नहीं हो रहा है 3 से 6 अटेम्प्ट्स में, देन यू शुड मूव ऑन टू आईवीएफ. सो लॉजिकली इट मेक्स सेंस कि हम ऐसा करें, पर इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल पेशेंट्स. ओके. कई बार अगर एज भी यंग है पर ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, या तो फिर सब कुछ नॉर्मल था, आई मीन ओवुलेशन भी अच्छा था, स्पर्म पैरामीटर्स भी नॉर्मल है, पर मैरिड लाइफ 8 साल है. ओके. तो अगर 8 साल से सब कुछ ठीक था और नहीं रही प्रेगनेंसी, तो आईयूआई माइट नॉट हेल्प दैट मच. राइट. तो इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड डिसीजन. अगर लगे, सो वी ऑलवेज स्टार्ट विथ आईयूआई. राइट. पर अगर लगे कि ये पेशेंट में आईयूआई से इतने फायदे नहीं है, तो शायद हम 2 से ज्यादा ना भी करें. ओके. कई बार 1 से ज्यादा ना करें, कई बार हम बोलेंगे कि 5 करो. आई मीन यू हैव टाइम, लेट अस वेट. राइट. बट पेशेंट्स की भी पेशेंस चली जाती है. आई मीन राइट. दे हैव, आई मीन हमारे वहाँ जो स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं, हम वही बताते हैं कि पेशेंट हैज कम टू यू फॉर प्रेगनेंसी, पेशेंट हैज नॉट कम टू यू फॉर ट्रीटमेंट. राइट. हमें लगता है कि हमें ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उसको तो प्रेगनेंसी चाहिए. व्हाट दे नीड इज एन एंड रिजल्ट. हाँ, उनको प्रेगनेंसी, पेशेंट्स वांट अ प्रेगनेंसी in the shortest time possible, in the most cost effective way possible, and in the healthiest way possible. Right. I mean, all your communications to them should also be in this direction. कि IUI कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि 15 to 20% चांस है. ऐसा नहीं है कि अब एक IUI, I mean, हम पेशेंट को बोलते हैं कि चलो हम IUI कर देते हैं. पेशेंट को तो लगता है कि एक IUI बताया है डॉक्टर ने, हम तो प्रेग्नेंट हो ही जाएंगे. राइट. तो एक थोड़ा रियलिस्टिक काउंसलिंग भी होना चाहिए कि ये ऑप्शंस है आपके पास. राइट. हम ये करेंगे तो इतना चांस रहेगा, ये करेंगे तो इतना चांस रहेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो इतना चांस रहेगा. ऐसा नहीं कि जीरो चांस है. नाउ आई मीन आई सजेस्ट दिस, नाउ यू चूज आपको क्या करना है. राइट. सो इट इज नो रूल कि ये करो, ये करो, ये करो. राइट. देयर आर गाइडलाइंस कि हम 3 to 6 मैक्सिमम करो, अब उससे ज्यादा पुश मत करो, फिर वी आर वेस्टिंग टाइम. राइट. तो अभी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आईवीएफ इन डेप्थ?
सो IUI के बाद IVF है, कोई बीच में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, एंड IVF का पर्पस है कि पॉसिबल जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको हम बाईपास करें। राइट। नेचुरली और IUI दोनों में ट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उसमें ही फर्टिलाइजेशन होता था। नॉर्मल प्रेगनेंसी हो में ट्यूब में एग और स्पर्म मिलते हैं, वो एम्ब्रियो है, वो गर्भ ट्यूब में बनाते हैं, वो गर्भ ट्यूब में 5 दिन ट्रैवल करता है, ओके, और 6th डे यूट्रस के अंदर आके स्टिक होता है। सो राइट। ट्यूब का फंक्शन इतना कॉम्प्लेक्स है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे एग को ट्यूब से पिकअप करो, स्पर्म्स को दूसरी साइड से पिकअप करो, बीच में एक ही जगह पे मिलाओ, कहीं आसपास भी मिल गए तो भी वो फर्टिलाइज नहीं होंगे, एक ही जगह पे मिलाओ जहाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन ब्लड फ्लो हो और फर्टिलाइज होने की कैपेसिटी हो, और वो एम्ब्रियो बने, उसको बाहर की साइड ओरी के ऊपर नहीं फेंक देना है, उसको अंदर की साइड लाके यूट्रस के अंदर चिपकाना है। तो छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी मूवमेंट से ये सब रेगुलेट होता है। तो ये बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है, हम ट्यूब्स बोल देते हैं पर दीज आर ऑर्गन्स जिसका फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है जो हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो IVF का पर्पस यही है कि ट्यूब का काम हम लैब में करें। राइट, जो पहले 5 दिन का काम है वो सब लैब में करें। किसी का स्पर्म काउंट्स बहुत कम हो कि नेचुरल फर्टिलाइज नहीं हो सके तो भी हम IVF से कर सकते हैं, एक रिजर्व कम हो तो भी हम कर सकते हैं, ट्यूबल कॉज हो तो भी हम कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट्स, IVF की ट्रीटमेंट स्टार्ट्स बिफोर स्टार्टिंग द साइकिल। ओके, सो फर्स्ट विजिट इज यूजुअली अ वेरी इन डेप्थ कंसल्टेशन। स्कैन्स करते हैं, हार्मोनल टेस्ट करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, एंड वी इवैल्यूएट के आपको क्या ट्रीटमेंट की, आई मीन कौन से टाइप ऑफ IVF की जरूरत है, क्या प्रोटोकॉल यूज होगा आपके केस में। एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन आता है कि आपको इतनी बार क्लिनिक आना रहता है, इतने इंजेक्शंस जाएंगे, कभी कभी इंजेक्शंस के थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं वो डिस्कस होते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होता है कि आपको ये सारी चीजें हो सकती है, कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। एक फाइनेंशियल काउंसलिंग चाहिए होता है, और एक सक्सेस रेट का रियलिस्टिक काउंसलिंग होता है। ऐसा नहीं है कि आप IVF करो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, एक थोड़ा रियलिस्टिक आइडिया। राइट, ये तो मैंने तो बहुत ऐड में ऐसे देखा है कि आप 100% प्रेग्नेंट हो जाओगे। हाउ कैन यू गारंटी प्रेगनेंसी? नहीं, वो तो मेडिकल लाइन में तो मेडिकल फील्ड में कुछ भी गारंटी जैसा वर्ड ही नहीं होता है। मेडिकल लाइन में देयर इज नथिंग, देयर इज नो गारंटी। सक्सेस इज आल्सो वेरी वेग थिंग। आप क्या सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो? सक्सेस इन IVF, अगर 100 पेशेंट में 70 जन को प्रेगनेंसी रह गई तो मैं 70% भी कह सकता हूँ, पर अगर 100 पेशेंट में से डिलीवरी सिर्फ 40 की हुई तो मैं 40% भी कह सकता हूँ। अगर 100 में 35 डिलीवरी हुई पर ट्विंस हुई तो 70 कह सकता हूँ। सो हाउ, अगर आप क्लिनिक पे जाओ और क्लिनिक आपको बताए कि मेरा सक्सेस रेट 90% है, तो आप पूछो कि सक्सेस रेट आपकी क्लिनिक में चलो होगा 90%, पर 90% आउट ऑफ हाउ मेनी पेज, आई मीन क्या कंडीशंस पे, कि सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था, कि प्रेगनेंसी टेस्ट ट्रांसफर पॉजिटिव था, कि सारे टोटल कितने पेशेंट्स आए आपकी क्लिनिक पे, उसमें से कितने डिलीवरी लेके गए, वो रेट है। सो क्लैरिफाई विद योर डॉक्टर। सो सक्सेस रेट कैन बी ट्रिकी, कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, पर आवर एंड रिजल्ट इज अ लाइव हेल्दी चाइल्ड। तो फर्स्ट स्टेप्स में ये सारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एक सेट करते हैं। पेशेंट शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि दिस इज साइंस, दिस इज नॉट मैजिक, वी विल यूज मैक्सिमम थिंग्स इन आवर कंट्रोल टू इंक्रीज योर चांसेस, बट दीज आर द लिमिटेशंस। राइट। और ये सारी चीजों के बाद वी कॉल द पेशेंट यूजुअली ऑन द सेकंड डे ऑफ द पीरियड, सेकंड डे ऑफ द पीरियड। ओके, बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं IVF में, मतलब जब आपका ब्लीडिंग खत्म हो जाता है। सो स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग इज द फर्स्ट डे। हम सेकंड डे से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज तब हॉर्मोन्स एकदम बेसलाइन होता है। सो दैट इज द टाइम वी कैन गिव हॉर्मोन्स फ्रॉम आउटसाइड। ओके, तो देयर आर मेनी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। मैं एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल के बारे में बात करता हूँ बिकॉज इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल। राइट। तो सेकंड डे जब भी हम पेशेंट आते हैं तब हम सोनोग्राफी करते हैं, कंफर्म करते हैं कि कोई पुरानी साइकिल में कोई सिस्ट बन गई हो, तो सारी कंडीशंस एक बार रीचेक हो जाती है, और फिर इंजेक्शन स्टार्ट करता है। अब ये इंजेक्शंस वही है जो हमारा ब्रेन बनाता है, जिससे एक एग बनता है। तो हमारा ब्रेन उतनी क्वांटिटी में वो हार्मोन रिलीज करता है जिससे एक एग बने। राइट। हमें IVF में ज्यादा एग्स चाहिए, और इसमें जितने एग्स हो उसको हमें ग्रो करना है, क्योंकि हमें बाहर निकाल देना है। बॉडी तो एक ही ट्राई करता है, क्योंकि बॉडी को नहीं चाहिए कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज रह जाए। IVF में तो हम बाहर निकाल देने वाले, तो हम यूजुअली ज्यादा डोज ऑफ इंजेक्शंस देते हैं, पर प्योर हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, जिससे ओरिस में एग्स की साइज धीरे धीरे बढ़ती है। कोई इंजेक्शन से एग का नंबर नहीं बढ़ सकता, एग का नंबर फिक्स्ड है और धीरे धीरे कम होके 0 ही होने वाला है। We can only increase the size of the follicles in the ovaries. ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि हमारा AMH कम है पर वो इंजेक्शन से हमारा बढ़ गया ओवेरियन रिजर्व। इंजेक्शन से सिर्फ साइज बढ़ सकती है, इसलिए जितना जल्दी IVF कराओ उतने आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इंजेक्शंस देके एग्स बनाते हैं,
और फिर कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती रहती है चेक हम्म। करने के लिए कि एग्स की साइज कितनी हुई. वी नीड सर्टेन पैरामीटर्स जिसके बाद हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं. ये सब हो जाए उसके बाद जब फाइनल साइज हो जाए एग की, तब हम ये एग्स को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. You pick the eggs. हाँ, इसको एग पिकअप कहते हैं. हम्म. तो अंडर एनेस्थीसिया हम्म. सोनोग्राफी, वजाइनल सोनोग्राफी करते हैं. हम्म. उसके ऊपर एक पतली नीडल जाती है जो नीचे हम्म. से सीधा ओवरीज के अंदर जाती है. Okay. और ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं हम्म. उसके अंदर एग्स होते हैं. हम्म. उसको हम बाहर निकाल देते हैं और ये एग्स को हम लैब में ले जाते हैं. So at a time कितने eggs pick up करते सो हो? जितने डिपेंड्स ऑन Average. द ओवेरियन रिजर्व ऑफ द पेशेंट. अगर Okay. पेशेंट को पीसीओडी है तो उसके पास ओवरी से बहुत ज्यादा एग्स है, तो वो पेशेंट्स में हमें 30, 40 भी 50 भी एग्स मिल सकते हैं. Right. पर अगर कोई पेशेंट का बहुत कम ओवेरियन रिजर्व है कि उनकी ओवरीज में 5 ही एग्स है, तो हम ट्राई करते हैं कि वो 5 मिले. मतलब So there मिनिमम is- कितने eggs चाहिए सो आपको? आइडियली 20 एग्स इज अ गुड नंबर. Okay. रफली अगर कोई पूछे तो 20 एग्स हम्म. इज अ गुड नंबर टू हैव. पर अगर कोई पेशेंट में है नहीं 20 एग्स, सो व्हाट डू यू डू? आई मीन, सो जितने भी एग्स ओवरीज में है, वी ट्राई टू ग्रो मैक्सिमम ऑफ देम. Okay. और वो एग्स को हम बाहर निकाल देते हैं. हम्म. ऐसा नहीं है कि ये एग्स आपकी बॉडी से चले गए, आई मीन आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो गया. हर महीने आपकी ओवरीज इतने एग्स बनाती है, Right. पर नेचुरली एक एग बनता है, ये सारे एग्स बॉडी डिस्कार्ड कर देती है. तो वही डिस्कार्ड होने वाले वो सारे एग्स को वही लेते यूज हैं. कर लेते हैं. तो आपका ओवेरियन रिजर्व कम नहीं होता. तो इससे नॉर्मल रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता. Right. एग्स को हम लैब में ले जाते हैं, हस्बैंड के स्पर्म्स को लैब में ले जाते हैं. नाउ इन द लैब दिस इज द फर्स्ट टाइम हम एग और स्पर्म माइक्रोस्कोप में देखते हैं. हम Okay. सोनोग्राफी में देखते हैं जो फॉलिकल्स होते हैं. एग एंड स्पर्म्स तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है, यानी वो तो हमें Right. माइक्रोस्कोप में ही देखने पड़े. हाँ वैसे दिखेगा ही नहीं. और फिर एक स्टेप करते हैं. फिर 2 ऑप्शंस होते हैं, एक नॉर्मल आईवीएफ या एक इक्सी करके एक प्रोसेस है, यानी Okay. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंजेक्शन. राइट. ग्रॉसली बोथ प्रोसेसेस स्टडी से बताया कि आर इक्वली इफेक्टिव. पर आईवीएफ में क्या करते हैं कि एक डिश में एग्स और स्पर्म्स दोनों रख देते हैं एंड देन स्पर्म्स नेचुरली फर्टिलाइज द एग. ओके. एक मीडियम देते हैं उनको. हाँ, कि एक जगह कॉमन दे दे, वो मीडिया दे दे, न्यूट्रिशंस दे दे कि वो अपने आप कर सके. इक्सी में एक स्टेप हम फर्दर करते हैं कि सारे स्पर्म्स जो भी हो उसमें से भी सिलेक्ट द बेस्ट स्पर्म्स और हर एक एग में अंडर माइक्रोस्कोप चेक करके एक पतली नीडल से हर एक एग में एक स्पर्म इंजेक्ट करते हैं. राइट. इट रिक्वायर्स स्किल्स, मशीन्स, गुड एम्ब्रियोलॉजिस्ट टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स. पर हर एक एग को एक एम्ब्रियो बनने का चांस मिले. आईवीएफ में कभी कभी देयर इज अ चांस के ना भी बने. एटलीस्ट नाउ ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ. राइट. सो यू कैन यूज आइदर, एनी क्लिनिक विल डिसाइड बेस्ड ऑन योर प्रोटोकॉल्स के क्या है, आइदर नॉर्मल आईवीएफ और इक्सी. और फिर जो भी एम्ब्रियो बने उसको हम चेक करते रहते हैं कि सेकंड नेक्स्ट डे फर्टिलाइज हुआ कि नहीं, फिर वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा हुआ कि नहीं. तो कितने समय में पता चल जाता? 5 days में. सो यूजुअली 3 day या 5 day, हम टू टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोज मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं. अगर कई क्लिनिक्स 3rd डे का एम्ब्रियो यूज करें तो 3rd डे पे डिसाइड होता है. जो क्लिनिक्स 5 डे का ब्लास्टोसिस स्टेज का एम्ब्रियो बनाती है तो वो डे 5 पे पता चलता है. पर यूजुअली ब्लास्टोसिस एम्ब्रियोज आर बेटर ग्रेड एम्ब्रियोज बिकॉज ब्लास्टोसिस कैन गिव यू अ हाई प्रेगनेंसी रेट बाय ट्रांसफरिंग लोअर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज. राइट. तो जो भी एम्ब्रियो बने, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जितने भी एग्स हो, नॉट ऑल एग्स फॉर्म एम्ब्रियोज. यूजुअली अगर 10 एग हो तो उसमें से सारे एग्स मैच्योर नहीं होते. तो अगर 10 एग्स हो तो उसमें से शायद 8 मैच्योर निकले. 8 में से एग और स्पर्म मिक्स होकर फर्टिलाइज शायद 6 ही हुए. राइट. और वो 5 days ग्रो होते होते शायद 1 या 2 या 3 एम्ब्रियोज बने. तो अगर 10 एग्स हो तो शायद 2 या 3 एम्ब्रियोज ऑन एन एवरेज बन सकते हैं. तो इसलिए द नंबर ऑफ एग्स इज अ मेन ड्राइविंग फैक्टर इन द होल सक्सेस रेट. और फिर जो भी एम्ब्रियो बनता है फाइनल स्टेज का, उसको हम 2 चीज कर सकते हैं. या तो हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दे या तो हम उसको फ्रीज कर दे. देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें हम फ्रेश ट्रांसफर नहीं कर सकते. ओके. कि हार्मोन्स ठीक नहीं है, हाँ. बहुत ज्यादा एग्स हो गए जिसमें कोवेरेंट हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क हो जाता है फीमेल को, व्हिच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. तो ये सारी कंडीशंस हम चेक करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट या तो ट्रांसफर करते हैं और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हो तो फ्रीज करते हैं, या तो हम सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं. राइट. और फिर 1 महीने बाद मेडिसिन दे के यूट्रस की लाइनिंग बनाते और वो एम्ब्रियो लेके यूट्रस के अंदर रख देते. इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं. यूजुअली कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिकली पेन फ्री प्रोसेस है. एकदम पतली ट्यूब जिसको कैथेटर कहते हैं, उससे सोनोग्राफी गाइडेंस में हम यूट्रस में प्रॉपर पोजीशन के अंदर रख देते. पर उस दिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितना एम्ब्रियोज ट्रांसफर करवाते. ओके. दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन के आपने सुना होगा कि आईवीएफ में ट्विन्स ही होते हैं या ट्रिपलेट्स ही होते हैं. पर आप कितने आईवीएफ करवाते हो दैट डिसाइड कितने प्रेगनेंसीज रहेगी आपको
और आपका सक्सेस रेट कितना होगा। सो अगर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज एम्ब्रियो की बात करें, डे 5 एम्ब्रियो की, तो अगर आप एक एम्ब्रियो करवाओ तो ट्विंस के चांस नहीं रहता है, और प्रेगनेंसी का रेट थोड़ा कम रहता है। कितना प्रेगनेंसी का चांस रहता है? इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 30 to 55% डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द वाइफ। अगर एज बहुत ज्यादा हो तो कम चांस होता है, एज यंग हो तो 50-55% भी सिंगल एम्ब्रियो दे सकता है। ओके, बट दैट इज द चांस ऑफ अ प्रेगनेंसी। अगर 2 एम्ब्रियो रखूं तो ये चांस ज्यादा हो जाए, 65-70% हो जाए, बट यू आर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ट्विंस। ऐसा नहीं है कि सबको ट्विंस होने वाले। राइट, अगर 100 लोगों को मैंने 2 एम्ब्रियो रखे तो 100 में से 70 शायद प्रेग्नेंट हुए, तो 70 में से 35 को ट्विंस हुए। तो कितने एम्ब्रियोज रखते हो, दैट डिसाइड्स योर सक्सेस एंड चांस ऑफ ट्विंस। वी यूजुअली नेवर ट्रांसफर मोर देन 2 बिकॉज ट्रिपलेट्स अगर रह गए तो इट इज अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। एंड ऑलवेज फॉर द मदर एंड द चाइल्ड अ सिंगल प्रेगनेंसी इज द सेफेस्ट प्रेगनेंसी। हमने हर जगह पढ़ा है अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी चाइल्ड। राइट, हमने कभी नहीं पढ़ा अ हेल्दी मदर एंड हेल्दी चिल्ड्रन। वेरी ट्रू। राइट, इट इज ऑलवेज अ हेल्दी चाइल्ड। तो फुल टर्म तक डिलीवरी जाए, मदर को बीपी, डायबिटीज, प्रीटर्म लेबर के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, एंड इट इज अ वेरी फिजियोलॉजिकल अप्रोच। फीडिंग अच्छा करवा सकोगे एक चाइल्ड का। सो वी ट्राई टू गो फॉर सिंगल प्रेगनेंसीज, बट स्टिल अगर एवरीथिंग इज फाइन हम 2 तक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, और डे 3 और डे 5 एम्ब्रियो में डिफरेंस यही है कि 2 डे 3 एम्ब्रियोज आर आल्सो गुड, पर जो प्रेगनेंसी का चांस 2 डे 3 एम्ब्रियोज दे सकते हैं वो आपको 1 डे 5 एम्ब्रियो दे सकते हैं। okay, so you can give a better pregnancy rate and reduce the risk of multiple pregnancies. right, better success rate. So I mean it is, I mean, how do you define better? Better is that it is a more healthier pregnancy rate. So you have a healthier pregnancy by reducing the number of embryos transferred. And this is how you decide a good IVF clinic. ये सारी protocols हो, you need skills, you need expertise in your lab, you need to be confident in your lab कि मेरी lab capable है कि ये सारे कर सकती है, तो ये सारी चीज आप डिसाइड कर सकते हो। राइट, और एक बार प्रेगनेंसी रह गई फिर हम मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं। ओके, यू कैन आइदर गिव मेडिसिन, सम क्लिनिक्स आल्सो गिव इंजेक्शंस, बट इट डिसाइड्स ऑन व्हाट प्रोटोकॉल दे फॉलो। और जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, जब तक मेली नहीं बनती, वो अराउंड 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक टाइम लगता है। तब तक यू नीड सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। ओके, तो तब तक हम आपको हार्मोन्स देते रहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तब चेकअप्स भी क्रिटिकल होते हैं, हार्मोनल सपोर्ट भी क्रिटिकल है। पर एक बार प्लेसेंटा अच्छा बन गया फिर इट इज एज गुड एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। राइट, पता भी ना चले बाद में कि आईवीएफ करवाया कि नहीं करवाया। राइट, व्हिच मेथड यू गाइस यूज? ICSI की? So we usually use ICSI for most patients. Right. I mean, because we have, I mean, I'm confident in my lab. I have the manpower, I have the skill, I have good people in my lab, and that is why I prefer तो ICSI. टेक्निकली मोर चैलेंजिंग होगा ना वो? टेक्निकली डिमांडिंग, चैलेंजिंग। आई मीन एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो ये करता है एक दिन में इतने ही कर सकता है। तो इफ यू हैव मोर पेशेंट्स यू नीड दैट मेनी गुड पीपल विद दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टू डू सर्टेन प्रोसीजर्स। सो आई मीन इफ यू आर हैव दैट एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आई मीन मेरे ICSI में एग डैमेज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आई वुड प्रीफर ICSI, क्योंकि एक एग को भी चांस क्यों ना दूं। अगर दिन में 100 एग्स भी इंजेक्ट करने तो आई नो माय पीपल विल बी एबल टू डू इट। वो RFID कार्ड्स की वजह से आई नो कोई मिक्सअप नहीं होगा। राइट, सो आई बिकॉज ऑफ माय क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज आई प्रीफर दिस, बट आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट IVF or ICSI in any way. That is what my preference is. आफ्टर कंसीविंग थ्रू IVF जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक पेशेंट आपके केयर में रहता है। तो उस टाइम पे पेशेंट को क्या क्या साइड इफेक्ट्स बोल दो या कॉम्प्लिकेशंस बोल दो या क्या क्या किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चेंजेस आते हैं उनमें? सब IVF के प्रोसेस में इवन बिफोर जब इंजेक्शंस देते हैं और आफ्टर हार्मोन्स तो देते ही है, तो थोड़े मूड स्विंग्स, नॉशिया, ब्लोटिंग, ये सारी चीजें हो सकती है। बट आफ्टर प्रेगनेंसी आई मीन जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। राइट, बिकॉज दे आर न्यू हार्मोन्स इन योर बॉडी, हर 48 आवर्स को डबल होते हैं। तो रूटीन प्रेगनेंसी में जो भी सिम्टम्स आते हैं इंक्लूडिंग वॉमिटिंग, एक्सेसिव थकान होना, लेथार्जी होनी, तो ये सारी चीजें हो सकती है। और कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग भी हो सकती है। ओके, तो जिसके लिए हमें सपोर्ट देना पड़ता है, तो शायद चेकअप्स करने पड़े। बट एज सच देयर इज नो डू और डोंट आई मीन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मेन आई मीन डू है कि मेडिसिन टाइम पे लो। IVF में बिकॉज प्लेसेंटा नहीं है, वो हार्मोन्स बाहर से चाहिए, तो हर एक मेडिसिन जो बताया है, लोग एक बार प्रेग्नेंट हो जाते तो बहुत थोड़े लैक्स हो जाते हैं मेडिसिन लेने में। राइट, रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, आज
कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो घर आके ले लेंगे। तो मेडिसिन टाइम पे लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मेडिसिन की एक हाफ लाइफ होती है, उससे लेट भी हो गया तो शायद मेडिसिन का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए। तो हर एक मेडिसिन, हर एक डोज टाइम पे लेना चाहिए। राइट। अर्ली प्रेगनेंसी है तो हमें इन्फेक्शंस नहीं चाहिए, तो बेसिकली आउटसाइड फूड, पब्लिक स्पेसेस जितना लिमिट कर सको वो करो। बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है तो आप इंटरकोर्स सेक्स नहीं कर सकते इन दिस अर्ली प्रेगनेंसी, तो थोड़ा बेसिक ध्यान रखो। पर और कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप सारे काम कर सकते हो, काम पे जा सकते हो, घर काम कर सकते हो, 3rd फ्लोर पे रहते हो तो स्टेयर्स चढ़ सकते हो, नीचे जमीन पे बैठ सकते हो, बेसिक एक्सरसाइज कर सकते बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम कैसे सोए, लेफ्ट साइड सोए क्या। I mean, ये अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप उल्टा भी सो, दैट इज आल्सो इज फाइन। आप एक बार सो गए फिर आपको पता है आप सीधे हो कि उल्टे हो। नहीं, बट कंसर्न तो रहेंगे ना, देखिए आईवीएफ करके इतनी मेहनत बहुत करके कंसर्न्स होते हैं। इट्स अ प्रेशियस चाइल्ड, तो घर वाले भी प्रेशर देते हैं कि ऐसा नहीं सो सकते, पर हम एक बार सो जाते हैं तो आधी रात को हम क्या पोजीशन में होता है हमें पता भी नहीं होता। राइट। लेट प्रेगनेंसीज में आफ्टर 7-8 मंथ्स अब सो ही नहीं पाओगे उल्टा, बिकॉज ऑफ ए बेली। सब ऑटोमेटिकली साइड में सोगे, इसलिए हम तब कहते हैं कि लेफ्ट साइड इज प्रीफर्ड कि कंप्रेशन ब्लड फ्लो का अच्छा रहे। आई मीन बट इनिशियली ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन और नो सच कंपल्शन कि आप यही करो यही करो यही करो। मतलब अगर ऐसे बोलना है कि यू कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस, तो वो क्या होगा? यू कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट nothing actually. You can do everything. You can do everything. I mean, you are not ill. Okay, good. You are pregnant. तो सब कुछ करो. I mean, you behave in that way that you are pregnant. Extra क्या करना है कि medicines time पे लेनी. Right. मतलब you can do everything except medicines को time पे ना. You can do everything which you would do if you were pregnant naturally. Right. अगर आप natural pregnancy में ये नहीं करते तो इसमें भी मत करो. Right. कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन मत लो, बुखार आ गया तो ये ले लिया। I mean, ये सब मत करो। रूटीनली एवरीथिंग यू कैन डू। तो जैसे कुछ ना आईवीएफ को लेके मिसकंसेप्शंस है कि आईवीएफ के थ्रू जो बच्चा होता है वो उसका इम्यूनिटी कम होता है या उसका ग्रोथ कुछ कम होता है। इज दैट ट्रू? आईवीएफ इज जस्ट अ वे टू गेट प्रेग्नेंट। राइट। नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। राइट। आईवीएफ में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से कोई रिस्क बढ़ता है या कम होता है। नथिंग, मतलब ऐसा भी नहीं है। दूसरा एक मिथ ये भी था कि आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे होते हैं उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा है, जो नॉट रिलेटेड। आई मीन इट इज जस्ट अ वे टू गेट प्रेग्नेंट। इट इज जस्ट अ वे टू गेट प्रेग्नेंट, नथिंग। आईवीएफ में क्योंकि ट्विंस का रिस्क ज्यादा होता है इसलिए कॉम्प्लिकेशंस ट्विंस के ज्यादा होते हैं। राइट। पर अगर सिंगल प्रेगनेंसी आईवीएफ और सिंगल नेचुरल प्रेगनेंसी कंपेयर करो तो आईवीएफ से कोई रिस्क बढ़ता नहीं है, कम भी नहीं होता। On the contrary, both are same. Both are same. After first trimester, both are same. Both are same. I mean, child की आगे जाके लाइफ में, I mean, till now we don't have such studies जो हमें बताती है। But actually first IVF तो 1978 में हुआ। इसका first IVF हुआ उसके बच्चे के बच्चा आने के टाइम में। I mean, we are at that stage. उनके बच्चे को तो already natural pregnancy रह गई है। Okay. तो हमने already इतने generations देख चुके हैं। अगर कोई ग्रॉस इश्यू होता है तो गवर्नमेंट ही उस पे ध्यान रखती है। Definitely. On the contrary, जब एज ज्यादा है तो IVF में हम एम्ब्रियोस को जेनेटिकली स्क्रीन कर सकते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के कई कंडीशंस में रिस्क कम भी होता है आईवीएफ से। जैसे मैंने बताया वो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करते हैं, ये करते हैं। राइट। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस वेयर आईवीएफ डेफिनेटली वो मोर थैलेसीमिया स्क्रीनिंग तो लोग करते ही नहीं है अभी एक्चुअली, मतलब जो करना चाहिए व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तो हम क्योंकि वी आर इनटू द मेडिकल थिंग्स सो वी नो इट। अब धीरे-धीरे कंपलसरी स्कूल्स कॉलेजेस में कर दिया है। राइट। बट आई मीन स्टिल देयर आर सर्टेन कंडीशंस वेयर आईवीएफ कैन बी मोर बेनिफिशियल। But practically otherwise risk दोनों में सेम ही है। It is just a way to get pregnant. Right. तो एक ना ऐसा, जैसे अभी तो वो डिस्कस हो गया है ऑलरेडी, बट एक ऐसा तो है नहीं कि अगर आप आईवीएफ कराओगे तो गारंटीड यू विल गेट प्रेग्नेंट। Of course, there is no guarantee. Don't get misled. Right. There is no guarantee. और very realistic expectation के साथ जाना चाहिए, वरना एंड में बहुत दुख होता है। Right. You should have clear cut. ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हम बैठे हैं यहाँ पर कि जो मिसकंसेप्शंस है, जो लोगों को भ्रामक चीजें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, एक एजुकेटेड चॉइस दे सके। तो उससे एटलीस्ट सी दिस इज द पर्पस ऑफ दिस टॉक शो कि हम चाहते हैं कि पेशेंट्स या लोगों को अनफॉर्चुनेटली अगर उनको कोई डिजीज होता है या वो किसी कंडीशन में जाते हैं
तो इससे वो बेसिक चीजें समझ सके कि मुझे क्या हुआ है और मेरे Unfiltered लिए क्या facts. सही है क्या नहीं सही है. वी आर नॉट हियर टू ट्रीट एनीवन. ठीक है, इस ये देख के We're एटलीस्ट trying to उनको educate them. उनको इतना समझ में आएगा कि हाँ ये मेरा ये कंडीशन है, तो मुझे एटलीस्ट ये सब चीजों में तो नहीं ही जाना है. ये these all things are not true treatments, right? Actually. तो ये एक ना, जैसे ये अभी आपने जो ट्रीटमेंट में बात किया कि 3-4 एग्स जो एम्ब्रियो बन जाते हैं, एम्ब्रियो को आप फ्रीज करते हो, फ्रीज करके फिर आप उसको इम्प्लांट करते हो. तो जो बाकी बचे हैं, फॉर एग्जांपल 2-3 आपने फ्रीज किए हुए हैं, वो कब तक आप फ्रीज करके रख सकते हो? 10 years तक. So we have legal guidelines. Till 10 years. Till 10 years we can store them. अच्छा. So most patients, I mean, for us, मेरा experience बता रहा हूँ, 50% of our patients come back for a second child. Right. Right. That is the beauty of IVF. I mean, तो एक ही बार में आपका एम्ब्रियो है, आप फिर से आओगे आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, till 10 years, आप कभी भी so आओ. you can, एज लिमिट 50 है वाइफ की. राइट. और एम्ब्रियोस को हम 10 साल तक फ्रीज कर सकते हैं, तब तक आप कर सकते हो. दिस इज ब्यूटीफुल एक्चुअली. ये बहुत बहुत ही तो कभी-कभी बहुत कम ओवेरियन रिजर्व होता है और एज कम होती है, तो वो शायद आईओआई में प्रेग्नेंट हो जा सकते हैं. राइट. उनको अगर हम आईओआई करें तो वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं. राइट. पर दिस इज द टाइम वी सिट विद देम एंड डिस्कस करते हैं कि आपको फैमिली में कितने बच्चे चाहिए. आप डिसाइड करो. अगर आपको एक ही बच्चा चाहिए तो हम आईओआई करते हैं. अगर आपको 2 किड्स का भी इच्छा है ऐसे, हाँ, तो आप पहले आईवीएफ करवाओ, एम्ब्रियोस को फ्रीज करवाओ, फिर भले आप वो एम्ब्रियोस को रखो सेकंड चाइल्ड के लिए. राइट. अभी फिर हम आईओआई करेंगे या जो भी करना हो हम करेंगे, बट यू शुड हैव अ बैकअप विथ यू. राइट. और एक जनरल सवाल है, भगवान करे कभी इसकी जरूरत ना पड़े किसी को, लेकिन कितने साइकिल्स आईवीएफ के इज द अपर लिमिट की बस अभी तक अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, नाउ यू शुड. So I mean there is no such limit actually. Okay. 6, 7, 8, 9 cycles तक तो वर्ल्ड वाइड बहुत जगह होता है. There are many countries जहाँ एम्ब्रियो या एक फ्रीजिंग अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ बहुत बार मल्टीपल आईवीएफ्स करते हैं, बिकॉज हार्मोन्स आर वेरी शॉर्ट एक्टिंग. बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, बट आई मीन स्टिल 6, 7, 8 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए. यूजुअली उसके बाद भी ना रहे तो भी एडवाइस की जरूरत नहीं है, पर डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो क्या है क्या नहीं है. इट इज अ वेरी केस टू केस डिस्कशन. आई मीन हार्डली 8 ट्रांसफर्स में ना रही प्रेगनेंसी इज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. राइट. आई मीन if the clinic is good, if the embryos are good, if your age is good, I mean, if you have done the treatment properly, then till 5, 6, 7, 8 transfers, she should have gotten pregnant. But still there are certain conditions कि उसके बाद it is very difficult कि नहीं हो रहा या repeated miscarriage हो रहे जो किसी से treat नहीं हो रहे. Then I mean eventually we don't want to harm the patient or the uterus also. So it is a very case to case decision. अगर age बहुत ज़्यादा तो हम जल्दी ना बोल देते कि अब मत करो. अगर यंग है तो हम शायद थोड़ा पुश करते. एंड इट इज अ फाइनेंशियल एंड एन इमोशनली ड्रेनिंग प्रोसेस आल्सो. वेरी ट्रू. तो आई मीन वो पेशेंट आल्सो टेल अस कि हमारे पास अब ये 2 चांस है. आई मीन एवरीबॉडी हैज टू मैनेज एवरीथिंग एंड इट इज स्टिल इमोशनल. आई मीन सो मेनी होप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस. एकदम रोलर कोस्टर जैसा होता है हार्मोन्स. इट इज वेरी पर्सनलाइज्ड डिसीजन. सी यू आर कीप ऑन कोटिंग 35. अभी हम तो जो जनरली देखते हैं कि कितने सारे सेलिब्रिटीज है, कितने सारे मतलब द मॉडल्स एंड हु ऑल आर इनटू एंटरटेनमेंट फील्ड, और हु देयर आर सर्टेन फीमेल की जो बहुत ही कॉर्पोरेट में भी काफी अच्छे पोस्ट पे है, और वो 35 के बाद ऑप्ट करते हैं कि हम ये यहाँ तक मेरा करियर पहुंच गया और उसके बाद आई विल ऑप्ट फॉर द प्रेगनेंसी. तो वो नेचुरली कंसीव होता है या फिर दे नीड आईवीएफ की, मतलब व्हाट इज द सिनेरियो? आई एम टेलिंग दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज हमने काफी सेलिब्रिटीज का ये किया है. सो इट इज नॉट दैट कि आप नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. राइट. बट मोस्ट पीपल हु आर इन दिस बिजनेस, या मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो या एयर होस्टेस का हो या पता है करियर में या ट्रैवल का हो कि उनको हर महीने कहीं जाना पड़ता है, उनको पता है कि वो या तो मैरिज नहीं कर सकते या बच्चे नहीं ला सकते अगले थोड़े साल के लिए. राइट. So mostly all models or celebrities, they freeze their eggs at a younger age. अच्छा, तो वो egg freezing कराते हैं. But I mean, I don't know why it is not being promoted in a big way. But most because we are influenced so much by them. हम सब कुछ देखते हैं कि ये
ये हो रहा है, इसने ये कर किया, इसने ये किया, हाँ, इसने ये किया। ये ब्रांड का कपड़ा पहना, हाँ, तो ये भाई शूज पहने, ये चीज आई मीन इट शुड बी यहाँ घूमने प्रमोटेड गए। इन दैट वे। हाँ, आई मीन हाँ, तो उन्होंने 30 इयर्स पे एक फ्रीज करा दिए थे। तो पीपल शुड बी आउटस्पोकन नाउ। शुड बी आउटस्पोकन, इट शुड नॉट बी कि नहीं हम कहाँ बताए क्या करवाए। फिर भले आप 36 37 पे आप नेचुरली ट्राई करो। राइट। अगर ऐसा नहीं कि नेचुरली नहीं रह सकती प्रेगनेंसी, बट अगर नहीं रही तो एटलीस्ट यू हैव अ बैकअप प्लान। एटलीस्ट वो एग्स आप यूज करके प्रेगनेंसी कर सकते हो आईवीएफ से। अगर एग फ्रीज भी ना कराए फिर एक फर्टिलिटी चेकअप्स चालू कर दे। बाय द टाइम व्हेनेवर दे आर सेक्सुअली एक्टिव और व्हेन दे टर्न बिफोर टर्निंग 30, फर्टिलिटी चेकअप्स हो जाने चाहिए। और फिर ऐसा नहीं कि आज कर लिया 5 साल बाद देखते हैं। हर साल आप एक बार आओ, डिस्कस। आई मीन हम वहां पे ऐसे नहीं बैठे कि हम एक फ्रीजिंग कर ही देंगे। वी गिव यू ऑप्शंस के कर सकते तो क्या ऑप्शन है, नहीं कर सकते तो क्या ऑप्शन है। बट स्टैटिस्टिक्स से दैट लेस देन 35 years, more than 15 eggs frozen gives you around 60 to 70% chance of having a pregnancy in the future. अगर और भी ज्यादा एग्स हो तो योर चांसेस इवेंचुअली इंक्रीज। जितना लेट करो आप एग फ्रीजिंग, क्योंकि एग क्वालिटी डैमेज हो चुकी होती है, तो योर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिड्यूस। तो जितनी एज यंग हो, और आपको पता है 29 मेरी एज हुई, मुझे पता है मुझे 5 साल नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, तो इट मेक्स सेंस कि आप एग फ्रीज करो। वर्स्ट केस क्या है, ये एग्स नहीं यूज होंगे। राइट। इन मोस्ट पेशेंट्स ऐसे ही होता है कि वो 36 पे नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाता है। पर ये एग्स हम सेकंड प्रेगनेंसी में यूज करते हैं, राइट, व्हेन दे टर्न 38। राइट। So there are so many benefits around this procedure. So your fertility checkups should start early. और actually it should be started in school. कि आपको पता होना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस में कि आपका एग रिजर्व लिमिटेड है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखो। हाँ, इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ये वापस नहीं आने वाला, एक बार चला गया वो चला गया। हाँ, इट शुड बी डन। आई चेकअप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ऑफ कोर्स हम फर्टिलिटी चेकअप स्कूल में नहीं कर सकते, पर एक अवेयरनेस एटलीस्ट अवेयरनेस तो दे ही सकते हैं ना कि चाहिए। आपके सी फॉर मेल it is okay, but we can aware them कि smoking alcohol and certain exposure is not good for your fertility. And the same way जितने भी girls है उनको ये तो एजुकेट कर ही सकते हैं कि भाई तो आप ये इतना ही रहेगा, सेक्सुअली एक्टिव एक बार चेकअप करा लो। ये इतना ही रहेगा, ये नंबर ऑफ एग्स बढ़ने वाले नहीं है कभी। सबको लगता है कि एंड में आईवीएफ तो है ही ना, हाँ, पर एग्स ही नहीं होंगे तो आईवीएफ भी नहीं होगा। राइट। एंड द क्वालिटी ऑफ एग्स, I mean everything. अभी भी आईवीएफ को ऐसे लगता है कि लास्ट ऑप्शन है और उसमें तो हो ही जाता है। So that is not true. If you have eggs तो हम कर सकते हैं, if you are young तो आपको सक्सेस ज्यादा मिल सकता है। राइट। एक बेसिक अवेयरनेस शुड बी डन आइडियली टू ऑल टीनेज गर्ल्स। तो ये एग फ्रीजिंग का एक्चुअल प्रोसीजर क्या रहता है कि जैसे कोई फीमेल आते हैं आपके पास कि हम मुझे एग फ्रीजिंग कराना है, तो इज इट अ पेनफुल कंडीशन, कितना समय लगता है उसमें, क्या होता है? एग फ्रीजिंग इज एक्चुअली सेम लाइक आईवीएफ। ओके। हम पीरियड के सेकंड डे से स्टार्ट करते हैं, 8-10 दिन इंजेक्शन देते। अच्छा, 8 to 10 days इंजेक्शन सेम ही। नॉर्मली एक एग बनता है, हमें ज्यादा एग्स चाहिए, और एग पिकअप करके ये एग्स को हम बाहर निकाल देते और उसको हम फ्रीज कर देते। मतलब सो इट इज प्रैक्टिकली 10 दिन का काम है, 10 day प्रोसेस। और उसमें भी क्लिनिक तो शायद 2 या 3 ही, यूजुअली 3 से 4 विजिट में ही हो जाता है। बाकी तो सिर्फ इंजेक्शंस होते हैं, वो आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल। राइट। एंड इट डज नॉट हैम्पर योर वर्क। आप सिर्फ सुबह 1 घंटा क्लिनिक पे आओ, फिर वहां से काम पे जाओ। वाओ। तो योर लाइफ कंटिन्यूज। सिर्फ पिकअप के दिन 1 दिन आपको रेस्ट लेना पड़ता है, तो 1 दिन रेस्ट ले लो और आपके पास एग्स फ्रीज हो गए। और एग फ्रीजिंग में 10 years ऐसे नहीं है। व्हेन यू आर डूइंग एग फ्रीजिंग फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, यू कैन यूज इट टिल यू वांट देम इन द फ्यूचर। मतलब देयर इज नो लिमिट। यू कैन यूज इट टिल द वाइफ टर्न्स 50। दैट इज द गाइडलाइन। उसके बाद हम कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। राइट। बट टिल द आई मीन अगर 25 साल पे करवाया हो और 40 years पे प्रेगनेंसी चाहिए, तो भी वी आर एबल टू यूज। मतलब 25 साल पे कराया तो अगले 25 साल तक आपके एग्स सेफ है। वाओ। और सेम विद स्पर्म्स में भी, आई मीन फॉर आईवीएफ स्पर्म्स का इतना ज्यादा मिलियंस में काउंट होना इज नॉट दैट एसेंशियल। इसलिए इलेक्टिव स्पर्म फ्रीजिंग बहुत कम लोग करवाते हैं। ओके। पर स्पर्म फ्रीजिंग हम मैक्सिमम कब करते हैं, जब कोई कैंसर पेशेंट्स हो। तो सेम एग फ्रीजिंग भी हम कर सकते हैं कैंसर पेशेंट्स में। लिमिटेड टाइम हो, रेडिएशन आने वाला हो, तो हम फटाफट एग्स कलेक्ट करके कर देते हैं। राइट। पर मेल्स में भी जब रेडिएशन कीमो जाने वाली हो, तो हम जितने हो सके उतने सीमेन सैंपल्स फ्रीज करके रख देते हैं कि फ्यूचर में, बिकॉज वी नो कीमो से डैमेज होने ही वाला है। मोस्ट पेशेंट्स का 0 स्पर्म काउंट हो जाता है राइट आफ्टर कीमो। तो दे कैन स्टिल गेट प्रेग्नेंट यूजिंग देयर ओन स्पर्म्स इवन विद अ 0 स्पर्म काउंट।
उसका भी टाइम इज 25 years. So, I mean, till they want to use them. Okay. पर लीगल लिमिट ऑफ फर्टिलिटी इज 50 फॉर वाइफ एंड 55 फॉर हस्बैंड. अगर वो एज क्रॉस हो For गई husband it तो is हम- 55. हाँ, Right. उसके बाद हम कुछ कोई भी ट्रीटमेंट ऑफर नहीं कर सकते. सो अनमैरिड विमेन के लिए एग फ्रीजिंग, मेन के लिए स्पर्म फ्रीजिंग. बट इफ द कपल इज मैरिड तो हम पूरा एम्ब्रियो बना के वो एम्ब्रियो फ्रीजिंग ही करते हैं. Right. सो ऑल 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन. Right. तो ये इतने, जैसे मैं अभी अपने टॉक में ये सारी चीजें मैंने सुनी, यू गाइज आर गिविंग हार्मोन इंजेक्शंस रिपीटेडली फॉर सो मेनी प्रोसीजर्स, तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते क्या? देयर आर टेम्पररी साइड इफेक्ट्स. टेम्पररी साइड बिकॉज Okay. दे आर वेरी फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स, इसलिए रोज लेने पड़ते हैं. इसलिए राइट. कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इतने ज्यादा नहीं है. ओके. शॉर्ट टर्म में नौशिया, ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें हो सकती है. बट इमीडिएटली पिकअप जब भी एग्स कलेक्ट करते हैं उसके बाद पीरियड आता है, ये सारे हार्मोन्स बॉडी से निकल जाते हैं. राइट. तो बहुत पेशेंट्स बताते हैं कि हमारा बहुत वजन बढ़ गया आईवीएफ करवा के, जो हार्मोन्स लिए इसलिए इतना वजन बढ़ गया. तो हार्मोन से टेम्पररी वाटर रिटेंशन से वेट गेन हो सकता है. वजन क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने 3 महीने खाना डबल कर दिया. राइट. घर वाले ने बेड पे से खड़ा होने की मनाही कर दी कि आप हाँ. पूरे दिन टीवी देखते रहे, बैठे रहे. बहुत बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी है ये. कोई एक्सरसाइज नहीं करी. तो दैट इज द रीजन फॉर वेट गेन. आई मीन ऑफ कोर्स थोड़ा वेट गेन हो सकता है हार्मोन से, बट ऐसा नहीं है कि 10 किलो बढ़ जाए आपका. राइट. तो मतलब ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. वी इवैल्यूएट. अगर कोई ट्यूमर की हिस्ट्री हो, ये हो, तो वी डोंट डू सर्टेन थिंग्स, बट देयर इज नो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इफ डन इन अ कंट्रोल्ड वे. इसलिए गाइडलाइंस है, वो कंट्रोल से बाहर जाए तो हो सकता है. सो पेशेंट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट सिलेक्शन एंड डोजेज ऑफ द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यू गिव, द डोजेज ऑफ ट्रीटमेंट यू गिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो पहले हमने बात करी थी वही कि एवरीथिंग इज इन द डोज. तो आपका लैब जो है, तो लैब तो स्टेट ऑफ द आर्ट पूरा ऐसे वेरी लाइक जैसा साइंटिस्ट का लैब होता रहेगा वैसे ही लैब होता होगा. सो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए. माय पर्पस फॉर गोइंग टू स्पेन वाज दैट ओनली, कि हम उनकी लैब देखनी थी. आईवीएफ में पीपल डोंट रियलाइज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आईवीएफ इज द आईवीएफ लैब. ओके. दैट इज द प्लेस जहाँ आपके एम्ब्रियोस बनने वाले. आपकी क्यूए क्यूसी पॉलिसीज कैसी है, लैब की इक्विपमेंट कैसे है, लोग कितने हैं, एक्सपर्टीज कितनी है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हो, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हो, क्या पॉलिसीज यूज करते हो, वो सारी चीज आपकी सक्सेस के ऊपर सबसे ज्यादा मैटर करती है. राइट. तो बहुत सारे आईवीएफ क्लिनिक्स है. you should select a clinic which has a very good IVF lab and a good QA/QC policy. So it is a very scientist. So these are embryologists. I mean, they make embryos, right? So they are scientists. So they, I mean, it is actually a miracle to make an embryo in the lab. So they are skilled people, and it is a very clean space. There कोई contaminations ना हो. Air, oxygen, carbon dioxide, volatility, reactive oxygen species, ये सारी चीजें एवरी मिनट चेक होती रहती है. ईच इंक्यूबेटर के जहाँ एम्ब्रियो बनते हैं, ईच इंक्यूबेटर इज आल्सो मॉनिटर्ड. सो दैट हेंस बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आईवीएफ ट्रीटमेंट कभी-कभी कॉस्टली हो जाती है. मैं वही सोच रहा था कि दिस मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव. आप जितने भी टूल्स है ये सारे, बट दिस इज द रीजन कि इट इज क्यों एक्सपेंसिव. कभी-कभी लो कॉस्ट आईवीएफ भी होता है, बट आई मीन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर. देन ओनली इट इज पॉसिबल टू डू इट एट, ऐसा नहीं कि लो इन द सेंस कि बहुत लो भी नहीं, मीडियम रेंज में भी हो, पर बहुत लो करना हो तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर. Hence, बाहर की कंट्रीज में IVF can be very very expensive also. We can give the same quality standards here. I mean, बहुत patients out of India से भी citizens आते हैं IVF कराने, because we can provide certain things. But this is the reason why it can be little bit costly. तो मेरा अगला सवाल वही था एक्चुअली कि IVF expensive होता है. I mean, it is a cost to benefit ratio. Costly किसको कहते हो? I mean, for somebody 1-2 lakhs might be very costly, for somebody 1-2 lakhs might be nothing. कई पेशेंट्स तो हमें आईवीएफ करवाते हैं तब बोलते कि एक्सपेंसिव है, 2 साल बाद बच्चे को मिलाने आते हैं, फिर बताते कि इतना तो हमने डायपर में ही खर्चा कर लिया जितना आईवीएफ का हुआ. राइट. तो दे डोंट नो कि रियल खर्चा तो बाद में चालू होने वाला है. राइट. आईवीएफ कैन बी एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं है बिकॉज इट इज अनसर्टन. कि आपको 1 साइकिल भी लग सकती है, 2 साइकिल भी लग सकती है. राइट. बट आई मीन यू आर गेटिंग अ बेबी. ऐसा भी नहीं है कि आप कोई छोटी ट्रीटमेंट करवा रहे हो. इट इज अ वेरी डेलिकेट थिंग व्हिच वी आर ट्राइंग टू मेक इन द लैब.
And the younger you are, the better your chances. I mean, one thing which everybody should know, सबको लगता है कि IVF is my last option, कुछ ना हुआ तो हम IVF करेंगे. ऐसा मत सोचो. Sometimes IVF can be your best option. अब जल्दी कराओगे तो आपके सक्सेस के रेट्स अच्छे रहेंगे, कॉस्ट कम रहेगा. सो मेनी थिंग्स. ऐसा भी नहीं है कि you need to push. एक चैप्टर फिनिश करो करके. I know there are certain decisions. It is not easy. It is financial. It is emotional. But discuss this with your doctor openly. Right. अभी ये अगर to have this kind of extraordinary setup lab का, ठीक है, तो वो जैसे ये chain of IVF होते हैं, वो हर सेंटर पे ऐसे सेटअप्स करते हैं कि उनका एक सेंट्रलाइज्ड लैब होता है और सारे सैंपल्स वहां जाते हैं. हाउ द चेन ऑफ IVF वर्क्स? So it is both ways. I mean, अभी तो there is a law कि कोई ऐसे अपने हिसाब से नहीं कर सकता. तो sometimes there are some centers जहाँ सिर्फ injections लगते हैं. There are some centers जहाँ labs होती है. But now because of the law, every center की lab होनी चाहिए. तो अब धीरे धीरे वो सब हो रहा है. So there are benefits of change is कि standardized treatments होती है. Right. ऐसा नहीं है कि आज मुझे ये लगा तो मैं ये करूँ, आज मुझे ये लगा तो with protocols. With protocols. Right. And they have a scientific evidence. Secondly, कि legal complications नहीं. I mean, legally you are as a patient you are also secure. कि mix-ups का tension हो, तो वो company को भी tension है कि अगर mix-up हो गया तो you can be you have good security. And I mean, doctor की dependency उतनी नहीं होती है because they have protocols. वो they know कि ये patient with ये reserve हो, ये parameters हो तो मुझे ये करना है. On the other hand, single doctor clinics के ये भी फायदा है कि डॉक्टर की इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट का प्लान रह सकता है कि मुझे थोड़ा ये चेंज करना है, थोड़ा ये चेंज करना है, कर सकते हैं. कभी कभी डॉक्टर को एम्ब्रियोलॉजी लैब और भी अच्छी करनी है तो या दैट डॉक्टर कैन टेक कॉल्स. उसमें थोड़ा फाइनेंशियल डिसीजन भी आ जाता है कि सारे क्लिनिक से करना है नहीं करना है. आई मीन चेन या डॉक्टर्स, आई मीन आई थिंक बोथ आर गुड. इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर. वो डॉक्टर की वो अंदर से इंस्टिंक्ट क्या है कि मैं ज्यादा काम करूँ, मेरी क्वालिटी कितनी बढ़ाऊँ, कितना एथिकल प्रैक्टिस करूँ, कितनी एविडेंस बेस करूँ. So I would say know your doctor before the brand. Know your doctor. Right? Know your doctor. If you are comfortable with the doctor, then you should go for treatment there. Right. अभी जो सबसे कॉमन क्वेश्चन बनेगा शायद, ठीक है, कि ये what is early puberty? और early puberty अभी if some kid is getting their फर्स्ट मेंसेस, तो उससे पहले उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये होने वाला है? इसको मेनार्क कहते हैं कि स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग जब भी होता है, जब पीरियड स्टार्ट होता है उसको मेनार्की कहते हैं. अब पहले एक चीज होती है जिसको थैलार्की कहते हैं कि ब्रेस्ट बड्स डेवलप होना शुरू होता है. राइट. तो दे माइट स्टार्ट टू फील समथिंग डेवलपिंग. कभी कभी हार्मोनल डिस्टर्ब चेंजेस आने लगते हैं क्योंकि ये पूरी एक्सिस बनती है ब्रेन से ओवरीज को कनेक्ट करने की. न्यू हार्मोन्स आर फॉर्मिंग. तो थोड़ा वो टीनेजर फील आना शुरू हो जाए, गुस्सा हो जाए, डिप्रेस हो जाए, रैंडम चेंजेस आ जाए, थोड़ी हाइट बढ़नी अचानक शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ दिस स्पर्ट ऑफ हार्मोन्स. तो दिस इज अ सिग्नल कि अभी कुछ होने वाला है. वी डोंट नो व्हेन, पर आई मीन रिसेंटली अब कुछ होगा. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मेनार्की कम होती जा रही है. जो पहले के टाइम पे 16, 17, 18 इयर्स पे, चलो ऑन एन एवरेज 14, 15, 16 की एज पे प्यूबर्टी आती थी, ब्लीडिंग चालू होता था. अभी तो we see patients having first period around the age of 8, 9, 10, 11 years. मतलब सेकंड स्टैंडर्ड में 8 I mean, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में ब्लीडिंग चालू हो जाता है. क्या उतने छोटे बच्चों को तो कैसे समझ में आएगा फिर? इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो. आई मीन समटाइम्स कोई मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, बट लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी बिग पार्ट. वर्ल्ड वाइड ये हो रहा है कि ब्लीडिंग की एज जल्दी होती जा रही है बच्चों में. मेनली इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आउटडोर एक्सरसाइज, ओबेसिटी. हमारी लाइफस्टाइल बच्चों की भी सेडेंटरी हो गई है हमारे साथ साथ. स्कूल्स भी इंडोर है, सब कुछ इंडोर है. सनलाइट का एक्सपोजर कम हो गया है. इंडोर खेलते हैं, बट व्हाट मैटर्स इज आउटडोर प्लेइंग. यू नीड दैट सनलाइट, दैट विटामिन डी इन योर बॉडी फॉर गुड स्टिमुलेशन ऑफ hormones. And also role of plastics. I don't know why कोई इतना जोर से इसको नहीं बता रहा, बट माइक्रोप्लास्टिक्स आर फाउंड एवरीवेयर. चॉपिंग बोर्ड से लेके पैकेट से लेके, अभी तो 1 साल के बच्चे को भी वो पैकेट से ही खिलाते हैं. Nobody wants to cook good food at home. And I think 100 years के बाद ही पता चलेगा इसका इफेक्ट क्या है. But when we know studies have shown microplastics everywhere, when you know कि sunlight exercise has such a big role, तो क्यों नहीं करवाते? As parents, it is our responsibility. We should push certain things.
ट्रू ओबेसिटी इज अ वेरी कॉमन कंडीशन, चाइल्डहुड ओबेसिटी। मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ गया, वो मैंने दूसरे बच्चे को देखा था, वो कितना हेल्दी था, मेरा बच्चा क्यों हेल्दी नहीं है? वी फोकस ऑन रॉन्ग थिंग्स। आई मीन अगर आपका बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, तो दे आर हैप्पी, हेल्दी। यू डोंट कंपेयर, कंपैरिजन से आपका लॉस ही होने वाला है। आई मीन कंपैरिजन में कोई खुश नहीं होने वाला। वो सोच रहा होगा कि वो बच्चा कितना फिट है, मेरा बच्चा क्यों ज्यादा हेल्दी हो गया है। तो ओवरवेट, ओवर फीडिंग, आई मीन ये सारी चीजें बंद करके, और माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं, यू शुड हैव अ गुड लाइफस्टाइल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। सो एज पेरेंट्स इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर कि जितना हम प्रिवेंट कर सके इतना हम कर सके। राइट, सनलाइट एक्सपोजर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटडोर एक्टिविटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो तो लैकिंग है ही यार अभी, मतलब वी ऑल नीड टू वर्क ऑन इट एक्चुअली। स्कूल्स में सबको साथ में जाके भी बात करनी चाहिए कि 1 घंटा खिला, हाँ मतलब हैव समथिंग। अभी से वी नीड टू एजुकेट किड्स कि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इम्पोर्टेंट पढ़ना है उतना ही इम्पोर्टेंट ये है, आउटडोर एक्टिविटीज भी है। ये है। ट्रू, पढ़ाई तो होती रहेगी। ट्रू, हाँ पढ़ाई तो चलती रहेगी, रहेगी। नेवर एंडिंग। Never ending। अभी एक ये अपना लास्ट सेक्शन है, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो OBGY अभी परस्यू कर रहे हैं, उनको अगर IVF ऑप्ट करना है तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर? उनको कब, कैसे, क्या करना है? So IVF is a good line. It is a non-surgical line per se. So if you're interested in scientific things, research and this subject, तो आप जा सकते हो। The incidence of infertility is rising because हमने जो भी सारी conditions बताई, जैसे कि एज ये वो, so it is a good line to be in for the next 10-20 years. And for you to start, अभी there is a law, ART Act 2021, जिसमें after your PG, you need to PG और डिप्लोमा आपने जो भी किया हो, after post graduation, you need to have a fellowship, a training program in IVF, and have at least 2 to 3 years of experience, and perform 50 pickups collections under a supervision of a fertility specialist who is already registered. Right. So it is a 3-year process even after you finish your masters. Okay. And then you are qualified to start your own practice or work with somebody else. So I mean, 3 years आपको निकाल देने पड़े उसके बाद, 2 to 3 years. Right. So after PG 3 साल करने हैं, उसके बाद you will be an so it IVF is just expert. like any other super specialty. Right. So उसके बाद you have to be, पहले ऐसा नहीं था, you could start, but now there are very strict laws. I mean, you will be able to find this ART Act 2021 online gazetted paper है, exact conditions है कि ये हो तो you can work as a fertility specialist. Right. So IVF is a good branch. It's a good branch. तो ठीक है, जिसको भी अगर इंटरेस्ट है वो तो कर सकते हैं, राइट? और इट इज अ फन, आप वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर सकते हो। यू आर चेंजिंग लाइव्स। राइट, वेरी ट्रू। जोएल, बहुत मजा आया आफ्टर MBBS इतना लंबा समय साथ में बैठे। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड हैड ग्रेट फन, और ये बहुत मजा आया MBBS के बाद, काफी समय के बाद इतना लंबा बैठे। थैंक यू फॉर हैविंग मी यार, बहुत मजा आया, and let's have some more conversations in the future. Definitely, right? definitely. Thank you so much. Thank you.